हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतराल भाग 2 का द्वितीय अध्याय। जो हमारा ये द्वितीय अध्याय है ये है आरोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है? आरोहण का मतलब चढ़ाई होता है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसको लिखा है संजीव जी ने। इसके जो लेखक है उनका नाम संजीव है। उन्होंने ये लिखा है, उनकी यात्रा है। यात्रा के दौरान वो किस तरीके से पहाड़ी जीवन देखते हैं, क्या है वहाँ की मुश्किलें जो हैं वो सभी हमारे सामने रखी हैं। वहाँ के लोगों से परिचित हुए तो उनका जीवन कैसा है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सामने उन्होंने रखी। चलिए देखते हैं पाठ को। पहले तो इसका परिचय, सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी गई कहानी है। मतलब उन्होंने वो यात्रा पर गए तो वो एक, हम यात्रा का वर्णन हम करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। अब इस यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, जब उसे हम एक कहानी की तरह लिख दें, है तो वो यात्रा पर गए थे तो वो एक उसका देखा हुआ है, लेकिन उसको फिर उन्होंने एक कहानी की तरह लिख दिया है। क्या है इस कहानी में? पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक प्रवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया है। तो उन्होंने वहां देखा, फिर उसे इन्होंने क्या किया कि कहानी बनाई। कहानी में कुछ पात्र लिए और उन पात्रों को के माध्यम से पर्वतीय जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, जो उनकी संवेदनाएं होती हैं, उन सभी को प्रकट किया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्ष होता है। ये बात तो सही है। पहाड़ों में भाई समतल एरिया नहीं होता, तो यहाँ पर समतल में रहने वाले लोग जो है उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करते जितना पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सामना करते हैं। अब इस पाठ में कुछ पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में पहले हम देखेंगे। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में किया गया है। आरोहण पाठ के प्रमुख पात्र हैं। कौन है? भूप सिंह। भूप सिंह रूप सिंह का बड़ा भाई है और महिप का पिता है। एक पात्र है भूप सिंह, उनका एक छोटा भाई है रूप सिंह और भूप सिंह का ही पुत्र है महीप। रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई है। शैला महीप की मां और भूप सिंह की पत्नी है। तो एक परिवार हम आपको बता दें, भूप सिंह, शैला और महीप, ये एक परिवार में है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। उनका एक छोटा भाई है रूप सिंह। महीप भूप सिंह का व शैला का बेटा है। शेखर गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त है। शेखर कौन है? रूप सिंह का दोस्त है, जो इस कहानी में आएंगे। फिर त्रिलोक सिंह गांव का एक बूढ़ा आदमी है। तो ये पात्र हैं इस कहानी के अंतर्गत। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं हम। प्रायः लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष तथा गर्व का भाव होता है। पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज है, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। कारण क्या है? भूप सिंह बहुत साल पहले जो है वो अपना घर छोड़कर चला गया था। रूप सिंह जो है वो अपना घर छोड़ के चला गया था। कारण ये था कि वो रोजगार अच्छा कमाई करना चाहता था, इसलिए वो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर शहर की तरफ चला गया कि उसको अच्छी कमाई कर सके। आज क्या है, वो वापस आया है क्योंकि उसे अपने गांव की, अपने लोगों की याद आई है। तो वो आया है अपने मित्र शेखर के साथ में। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4000 महीने की ही अच्छी नौकरी पा गया था। कहाँ पा गया था वो? पर्वतारोहण संस्थान जो संस्थान है वहां पे 4000 महीने की नौकरी रूप सिंह पा गया था। 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह के माँ बाप, खेत, घर सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं, मतलब सब मर गए, भूप जी बच गए। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली गई। फिर उन दोनों ने पहाड़ को काटकर कड़ी मेहनत से झरने को खेत तक मोड़ने की सफलता हासिल करी। करीबन 11 साल पहले की बात है। भूस्खलन हुआ, पहाड़ गिरते हैं ना, लैंडस्लाइड इनको बोलते हैं। भूस्खलन हुआ तो उसमें जो है ना सभी भूप सिंह के जितने भी घर वाले थे वो सभी उसमें दब गए। सिर्फ भूप सिंह बच गया। किसी तरीके से उसने अपनी जगह सही करी, एक शैला नाम की लड़की से शादी करी, अच्छे से खेत किया, घर बनाए, सब कुछ किया, खेत बनाए। वहाँ तक पानी की समस्या थी तो फिर पहाड़ों को काट के पानी भी, झरने का पानी अपने खेत तक लाए। तो काफ़ी मेहनत करी उन्होंने,
करने के लिए। देखिए, रूप सिंह के बारे में बता दिया और भूप सिंह के बारे में बता दिया, ये दोनों ही भाई थे। शैलानी, शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अब क्या है, रूप सिंह बहुत दिन बाद अपने गांव आया था, तो वो नहीं जानता था कि भाई उसका कोई भतीजा भी है, कुछ भी है। तो एक लड़का था, वो घोड़े चलाता था, तो उसी के घोड़े पे आके रूप सिंह बैठ गए। और रूप सिंह कौन था? उन्हीं के भाई भूप सिंह का बेटा महीप। दोनों घोड़े पे बैठ के जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं उस लड़के से, उसके रोजगार के बारे में, घर के बारे में। लेकिन इसी बातचीत के दौरान महीप को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि ये हमारे चाचा हैं जो बहुत दिन बाद आए हैं। तो वो उनसे बात करने के बारे में गोल गोल घुमाने लगता है, ज्यादा नहीं बताता है। तो उसके सब पूछ रहे होते हैं महीप से, तो लेकिन वो ज्यादा कुछ बताता नहीं है कि कैसा परिवार है, कैसी चीजें हैं। लेकिन महीप के साथ इधर क्या होता है, वो अपने पिता भूप सिंह से बहुत नाराज होता है। कारण ये होता है कि शैला जो है, उनकी पत्नी, भूप सिंह की जो पत्नी, इतनी मेहनत करी, घर बसाया, खेत सही किए, सब कुछ किया, लेकिन जो भूप सिंह है वो शैला को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के आकर्षण में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इसी दुख में आकर शैला आत्महत्या कर लेती है। इसी बात से महीप भूप सिंह से नाराज होता है और इसलिए वो अलग अपना स्वयं रोजगार करके जो है कहीं और काम वाम करके अपना पेट पालना चाहता है। वो इसलिए भूप सिंह से नाराज था। हम भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों को यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। अब महीप जिस उम्र में ये सारे काम कर रहा था वो उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी, बच्चों के काम करने की नहीं है। बच्चे जब काम करते हैं तो वो बाल मजदूरी कहलाता है, तो ये तो गलत चीज थी। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार से सीखा था। वहां आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। अब क्या हुआ, जब वो पहाड़ों पे आ रहा था तो उसने पर्वतारोहण संस्थान में 4000 की नौकरी करी थी, तो वहां पे उससे पहले उससे ट्रेनिंग ली थी। तो वहां उपकरण थे, बहुत तरीके के रस्सी होते हैं, क्लैंप होते हैं, सब चीजों की सहायता से वो चढ़ना सीखा था। लेकिन जब ये यहाँ पर आया वापस गांव में, तो यहाँ अपने हाथ के ही सपोर्ट से, पैरों के संतुलन से, शरीर को सटा के चलने से ही चढ़ाई हो सकती थी। अब बिना उपकरण के चढ़ाई करना रूप सिंह को बहुत मुश्किल पड़ रहा था। यही कारण था कि रूप सिंह थोड़ी देर में हाफ गया। अब क्या था, अब इसको इस तरीके से चढ़ाई करने की आदत नहीं थी, तो रूप सिंह इस तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके विपरीत रूप का बड़ा भाई भूप सिंह ना जाने वन मानुस था या रोबोट। वो चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। अब क्या, जब मिल जाते हैं दोनों भाई तो साथ में देखते हैं, तो यहाँ चढ़ाई जो हो रही थी रूप सिंह के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी, शेखर के लिए भी मुश्किल हो रही थी। मगर भूप सिंह तो जैसे लगता है कोई बंदर नहीं होता, बनमानुस होता है, बहुत कूद फांद के बहुत तेजी से चढ़ जाना, वो बहुत अच्छे से चढ़ जा रहे थे। तो इन लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है तब हम लोग नहीं चढ़ पा रहे, और ये जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है वो कितनी फुर्ती से, कितने अच्छे तरीके से जो है पहाड़ों पर चढ़ लेते हैं। तो ये वहां के रहने वालों लोग जो होते हैं उनको रहते रहते इस चीज का आइडिया हो जाता है किस तरीके से उन्हें चढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें थी उनके साथ, और वो बहुत ही मेहनत तरीके से भूप सिंह चढ़ रहे थे। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोकी सिंह को बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4000 प्रति माह तनख्वाह मिलती है। तो वहां गांव के ही एक बूढ़े व्यक्ति थे त्रिलोकी सिंह, जब रूप सिंह उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि भाई वो पर्वतारोहण संस्थान में काम करता है और उसे महीने के 4000 रुपए मिलते हैं। तो भाई उस समय 4000 का बहुत मतलब था, आज 4000 कम है, लेकिन बहुत समय पहले तो 4000 रुपए बहुत होते थे। तब बूढ़े त्रिलोकी सिंह उनको पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोकी सिंह को लगता है कि यह तो हमारा रोजमर्रा का काम है, इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4000 खर्च करना सरकार की मूर्खता है। तो जब त्रिलोक सिंह को ये चीज त्रिलोक सिंह को जब ये चीज पता चलती है कि सिर्फ पहाड़ पे चढ़ने के लिए लोगों को 4000 रुपए महीने पर
आप रख रहे हो तो वो सरकार की मूर्खता पर हंसते हैं। भाई उन्हें ये मूर्खता इसलिए लगती है कि भाई ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है और यहाँ पर सरकार किसी व्यक्ति को रख रही है 4,000 रुपए महीने पे। तो ये चीज उनको बहुत ही हंसी का पात्र लगती है कि सरकार जो है फिजूल के खर्चे कर रही है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। अब यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से देखिए, रूप सिंह की जो कहानी थी, भूप सिंह की कहानी थी, क्या था, कैसी पत्नी थी, बच्चे थे, जो कुछ उनके जीवन में घटित हुआ वो हमने आपको बताया। लेकिन इस कहानी के साथ ही साथ लेखक ने हमें ये भी बताया है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए कितनी तरीके की कठिनाइयां होती हैं। क्या क्या कठिनाइयां होती हैं? पानी की समस्या होती है। भाई देखिए, ढलान से पानी आ रहा है तो वो कहीं एकत्र तो होगा नहीं, तो इसीलिए एकत्र नहीं हो पा रहा था। तभी तो भूप सिंह ने पहाड़ को काट के झरने को अपने खेत की तरफ मोड़ने जैसा मेहनत वाला काम किया था। तो इसलिए वो एक समस्या बहुत मुश्किल थी कि वहां पर पानी ठहरता नहीं है, तुरंत निकल जाता है। तो पानी की समस्या रहती है, ईंधन की कमी रहती है। कारण ये है कि अगर आप बर्फीली जगह पे हो तो सूखा ईंधन नहीं मिलेगा, मतलब लकड़ी नहीं मिलती, किस चीज से जलाएंगे, कोई भी चीज इतनी ऊंचाई पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी होती है। अब ऐसे जगह पर जहां पर इतनी दूर दराज पहाड़ों एरियो में आपके अच्छे स्कूल इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी नहीं होते, तो शिक्षा की भी भाई कहाँ भाई बच्चे पढ़ें, वो एक मुसीबत होती है। रोजगार के साधनों की कमी होती है, ना इतने वहाँ रोजगार होते हैं कि लोग वहाँ पर लगें कमाएं। तो इसलिए क्या होता है, लोग अपने पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं, ये रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रहती है। भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, भाई बड़े क्या छोटे छोटे मोटे दवाखाने या वैद्य जैसे लोग होते, तो उस जगह पर भी काम करना मुश्किल हो जाता है। बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। बिजली नहीं होती है, भाई बिजली के लिए इतने लंबे तार बिछाना, पहाड़ों में आए दिन भूस्खलन होते हैं, कहीं मौसम खराब होता है, तार टूट जाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं रहती, तो ये सब भी एक समस्या रहती है। तो यहाँ पर लेखक ने जब ये सारी समस्याएं रखी तो उन्होंने बोला कि अगर ये सारी समस्याएं सुधारी जा सके तो पर्वत पर रहने वाले लोगों का जीवन कहीं ना कहीं किसी हद तक सुधर सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें जहां आरोहण पाठ की चढ़ाई पर जीवन कैसा होता है, अर्थात पर्वतों पे जीवन किस तरीके से होता है, ये हमें समझाने की कोशिश करी है। हमारा प्रथम प्रश्न, यूं तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, तो किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो नौकरी के कारण नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पर नहीं था, इसलिए वो चुपचाप भाग गया था अपने घर से, इसलिए उसको वो झिझक थी। अपनत्व था क्योंकि वो अपने घर वालों से मिलने, अपने भाई से मिलने की आशा को लेकर आया था, तो वो अपनत्व था। झिझक भी था क्योंकि उसने बहुत साल पहले गलत किया था, तो इसलिए इन सभी भावों के साथ वो यहाँ पर वापस लौटा था। रूप सिंह का घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि चुपचाप बिना बताए घर से चला गया था। उसे किसी को नहीं बताया और वो चुपचाप घर से चला गया था। प्रायः लोग नौकरी की तलाश में घर छोड़कर जाते हैं तो सबको बता के जाते हैं, भाई हम यहाँ जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उसने कुछ बताया नहीं, चुपचाप ही निकल गया था। वे ये कार्य सर्वसम्मति से करते हैं। सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति, परिवार वालों की सबकी सहमति के साथ ये कार्य किया जाता है। रूप सिंह जब छोटा था तो उसने अपने पिता भाई को कुछ नहीं बताया और एक साहब के साथ चला गया। जब उसके पिता जिंदा थे, उसकी बात उस समय की बात थी, काफी पहले की, तो उस समय जो है ना वो ना अपने पिता को बताया, ना घर वालों को बताया, ना भाई को बताया, किसी को कुछ नहीं बताया और बिना बताए ही वो वहां से चला जाता है। एक साहब आते हैं, मतलब भाई टूरिस्ट तो आते रहते हैं, उन्हीं में से एक के साथ वो वहां से चला गया था। आज वह बहुत वर्षों के बाद घर लौट रहा था। यहाँ आने पर जहां उसमें अपनत्व की भावना थी, मतलब अपनों से मिलने की भावना थी, वहीं उसे अपने इस कार्य के कारण शर्म आ रही थी। वहीं उसे अपने कौन से कार्य जो वो बिना बताए घर से चला गया था, इस कारण उसे शर्म थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे घर वालों को क्या बोलेगा, अतः उसके मन में झिझक की भावना भी विद्यमान थी। अब वो जब इतने सारे लौट के आया है तो जब वो लोग घर वाले पूछेंगे भाई क्यों चले गए थे, किस लिए चले गए, तो जब कारण बताएंगे तो वो ऐसा सेटिस्फाइड कारण नहीं होगा कि लोग समझ सकें, भाई हमको मुसीबतों में छोड़ के तुम चले गए। तो उस चीज की कारण बताने की भी एक झिझक थी। इसलिए इन सभी भावनाओं के साथ रूप सिंह इस समय संघर्ष कर रहा था। प्रश्न 2, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आश्रय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। पत्थर बहुत विभिन्न तरीके के होते हैं, ये हम सभी जानते हैं।
कोई लाल पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, बहुत तरह के पत्थर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पत्थर की जाति से बात की गई है। पत्थर से जाति का आश्रय है पत्थर के प्रकार से। बहुत किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, वो इस प्रकार है। ग्रेनाइट, जैसे एक हमारा पत्थर क्या होता है, ग्रेनाइट, यह बहुत सख्त पत्थर होता है। ये क्या होता है, ये बहुत सख्त पत्थर होता है, इसकी चट्टान भूरी होती है। ठीक है, ये आया हमारा ग्रेनाइट। ये सख्त पत्थर होता है, इसकी चट्टान भूरी होती है, लेकिन उसमें गुलाबी आभा होती है, मतलब हल्की सी पिंकिश कलर में टाइप का होता है। फिर है बसाल्ट। क्या है, बसाल्ट। इस पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है। तो जो मैग्मा अंदर से निकलता है, लावा निकलता है, जब वो जम जाता है तो काफी टाइम तक वो कंप्रेस होने के बाद एक पत्थर की चट्टान में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बलसाल्ट। फिर है बलुआ पत्थर। यह बालू से बना होता है, लाल किला आदि इमारतें इसी से बनी है। तो बालू का मिट्टी होता है जिसे सांचे में ढाल कर आपको, ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना कमजोर होता है, तो उसको पका के अच्छे से बढ़िया से तब लगाया जाता है। संगमरमर, यह चूना पत्थर के बदले से बनता है। यह मुलायम होता है। कहने का मतलब चूना का जो पत्थर होता है, चूना जो होता है वो बदलने से, चूने का जब रूप बदलता है तब संगमरमर बनता है। परतदार पत्थर, यह बारीक कणों की रूपांतरित शैलों से बनता है। मतलब ऐसे आप बहुत जगह ऐसे पत्थर देखोगे, पतले 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 पत्थर रहते हैं। तो ये पत्थर जब आप नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ, जब नॉर्थ ईस्ट साइड जाओगे इंडिया के, तो वहाँ पर ये आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह के पत्थर वहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपके पत्थरों की जितनी किस्में होती हैं वो हमारे सामने यहाँ पर रखी दी गई हैं। तीसरा प्रश्न है, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता है? क्या कारण था जब रूप सिंह उसके घोड़े पर सवार था और महीप से प्रश्न पूछ रहा था, तो महीप को हर प्रश्न का उत्तर टाल के या हेर फेर करके ऐसा क्यों दे रहा था? क्यों? क्योंकि महीप ये चीज समझ चुका था कि घोड़े पे बैठा वो व्यक्ति ही उसका चाचा है, इसलिए वो अपने मन की बात नहीं बताना चाहता था उससे। क्या है, महीप जान गया था कि रूप सिंह रिश्ते में उसका चाचा है। रूप के रास्ते में कई बार भूप सिंह और शैला के बारे में बात की थी। तो रूप सिंह जब घोड़े पे बैठा था तो बीच में कई बार उसने भूप सिंह और शैला के बारे में बात की थी। वह कुछ कुछ समझ गया था कि रूप सिंह कौन है। वह उसे अपने विषय में बताना नहीं चाहता था और ना ही अपने विषय में कोई बात करना चाहता था। मतलब ना अपने विषय में बताना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा करता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, और ना ही कोई और बात अपने विषय में करना चाह रहा था उससे। अतः जब भी रूप सिंह महीप से उसके विषय में कुछ पूछता तो वह बात को टाल देता। वह अपने माँ के साथ हुए अन्याय को बताना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री घर लाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इससे वह दुखी था। उसने इसी कारण अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं बताना चाह रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या अन्याय हुआ। माँ के साथ क्या अन्याय हुआ था? भूप सिंह दूसरी स्त्री को ले आया था। इसी दुख के कारण जो है शैला ने आत्महत्या कर ली थी और इसी कारण जो है महीप अपना घर छोड़कर चला आया था। प्रश्न 4, बूढ़े त्रिलोक को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? भाई त्रिलोक बचपन से भाई पहाड़ों पर रहा था, पहाड़ चढ़ना उसके लिए बहुत आसान कार्य था, तो अब सरकार इसके लिए नौकरी पर लोगों को रखे, ये सुनकर उसे बड़ा अचरज हो रहा था। इसीलिए वो अजब सी बात उसको लग रही थी। पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। यह उनके दैनिक जीवन का भाग है। उनके लिए उन्हें किसी तरह की नौकरी आज तक मिलते नहीं देखा। मतलब जो दैनिक कार्य है उसके लिए, वही कार्य के लिए कोई नौकरी पर रखे, तो ये बड़ा अचरज का कार्य लग रहा था। जब बूढ़े त्रिलोक को रूप सिंह ने बताया कि वह शहर में पहाड़ चढ़ना सिखाता है तो वह हैरान हो गया। उसे इस बात की हैरानी थी कि रूप सिंह जिस नौकरी की इतनी तारीफ कर रहा है वह बस पहाड़ पर चढ़ना सिखाना है। इतनी सी बात के लिए उसे 4000 महीना मिलते हैं। उसे लगा कि सरकार मूर्खता भरा काम कर रही है। इतने छोटे से काम के लिए 4000 महीना वेतन के रुपए में मिलने वाली बात उसे हैरान कर रही थी। मतलब पहाड़ चढ़ना त्रिलोक के लिए अपने बचपन का कार्य था, बस बाएं हाथ का काम था, क्योंकि बचपन से वो पहाड़ पे रह रहा था। जब रूप सिंह ने बताया कि वो शहर में पहाड़ चढ़ने का कार्य सिखाता है तो उसे लगा अरे ये काम तो वो ऐसे ही जानता है, इसके लिए कोई कैसे 4000 रुपए देता है। तो वो सरकार की इस मूर्खता पर हंसता भी है। प्रश्न 5,
रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया? क्या कारण था? रूप सिंह शहर जाकर वो पहाड़ चढ़ना सीखता है। भाई दोनों भाई रूप सिंह भूप सिंह यहीं पहाड़ पर ही हुए थे, लेकिन रूप सिंह चला गया भाई शहर की तरफ और भूप सिंह यहीं पहाड़ों पर ही रह गया। लेकिन जब लौट के आते हैं और दोनों जब मिलते हैं उसके बाद चढ़ाई का काम शुरू करते हैं तो देखते हैं कि रूप सिंह जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है, हांफने लगता है, लेकिन भूप सिंह बिल्कुल एक बनमानुष की तरह वो पहाड़ पर चढ़ता है। तो इसका क्या कारण था कि रूप सिंह जो है इतनी जल्दी हार जाता है जबकि वो पहाड़ चढ़ना सिखाता है? तब भी ये कारण है। रूप सिंह ने पहाड़ पर अवश्य चढ़ना सीखा था, परंतु उसका चढ़ना भूप सिंह के समान नहीं था। वह रस्सियों तथा अन्य सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था। मतलब रूप सिंह ने जहां जिस विभाग में सीखा था वहां पे वो रस्सियों के सहारे, क्लैम के सहारे, इन सब चीजों के सहारे चढ़ता था। लेकिन भूप सिंह यहाँ करता था अपने हाथ पैरों के सहारे ही चढ़ता था, वो कोई किसी वस्तु का जो है सपोर्ट नहीं लेता था। इसके लिए वह रस्सी या अन्य किसी सामान भूप सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था। भूप सिंह क्या था? पहाड़ी व्यक्ति था। पहाड़ों पर रोज कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है, इसके लिए वह रस्सी या अन्य किसी सामान का सहारा नहीं लेता था। वह दुर्गम चढ़ाई भी सरलता से कर जाता था। इसके विपरीत रूप सिंह के लिए यह कार्य असाध्य था। अपने भाई के घर जाने के लिए उनके भाई भूप सिंह ने उनकी सहायता की। भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे के चढ़ाई देखकर वह स्वयं को उसके आगे बौना महसूस करने लगा। उसका स्वयं पर गर्व समाप्त हो गया। तो वो जहां इस चीज का गर्व कर रहा था कि भाई मैं पहाड़ चढ़ाना सिखाता हूं, इतना मुश्किल काम करता हूं, तो जब उसने देखा कि भूप सिंह उससे कहीं अच्छा पहाड़ चढ़ लेता है तो उनको इस चीज का महसूस होने लगा कि नहीं, तब उनका गर्व जो है शांत हो गया रूप सिंह का। कारण ये था भूप सिंह जो है बहुत बिना किसी वस्तु की सहारे से आराम से चढ़ जाता था, और यहाँ पर रूप सिंह ने वस्तुओं के सहारे, रस्सी, क्लैम्स, इन सब चीजों, छड़ी, इन सब के सहारे से चढ़ना सीखा था, जबकि रूप सिंह नेचुरली चढ़ते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है प्रश्न 6। शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत की नई जिंदगी की कहानी लिखी? तो पाठ में जो दिया है ना, भूप सिंह और शैला ने किस तरीके से सारी चीजें करी, खेत बनाए, घर बनाए, अपना पहाड़ जो झरने को अपने घर की तरफ, अपने खेत की तरफ मोड़ा, पानी की जो कमी थी वो पूरा किया, उसी को आपको यहाँ संक्षिप्त करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए। भूप ने सबसे पहले वह मलबा हटाया जो भूस्खलन के कारण आया था। भूस्खलन के कारण उसका घर और परिवार वाले सब खत्म हो गए थे, आया था। शैला और भूप दोनों ने मिलकर खेतों को ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें अधिक समय तक जम न पाए। ढलवा मतलब ढलान पे बनाया ताकि बर्फ आए तो जल्दी ही निकल जाए, उस पर ठहरने। वैसी समतल ऐसे अगर सीधा रहेगा तो बर्फ आएगी वहीं ठहर जाएगी, अगर ढलान पे रहेगी तो बर्फ थोड़ा सा जमेगी, उसके बाद वो निकल जाएगी, उनको बाद में बर्फ हटाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब खेत तैयार हो गए तो उनके सामने पानी की समस्या आई। अब खेत तो बन गए लेकिन अब पानी कहां से आए खेतों में? अतः उन्होंने झरने का रुख मोड़ने की सोची। पास में झरना बहता तो उन्होंने झरने का रुख अपने खेत की तरफ मोड़ने का सोचा। इस तरह से उनके खेतों में पानी की समस्या हल हो सकती थी। फिर समस्या आई कि गिरते पानी से पहाड़ को कैसे काटा जाए। अब भाई ठीक है, ये समस्या हल तो हो जाती, पानी तो आ जाए, लेकिन जब पानी गिर रहा है झरने से तब उस गिरते पानी के साथ कैसे काटा जाए पहाड़, तो मुसीबत थी। तो अब इसकी क्या समस्या हुई? वह बहते पानी में संभव नहीं था, पहाड़ काटना बहते पानी में संभव नहीं था। तो क्वार के मौसम में उन्होंने अपनी समस्या का हल पाया। उन्होंने पहाड़ का काटना आरंभ किया। क्वार के मौसम में क्या होता था? झरना जम जाता था तो पानी बहना रुक जाता था, तो उस मौसम में इन्होंने पहाड़ को काटना शुरू किया। इस मौसम में झरना जम जाता था और सुबह धूप के कारण धीरे धीरे पिघलता था। इसी स्थिति में सरलता पूर्वक काम किया जा सकता था। अंत में सफलता पा ली गई और झरने का रुख खेतों की ओर किया जा सका। और क्वार के मौसम में इन्होंने जब झरना अपने खेत की तरफ खोदना शुरू किया, पहाड़ को खोदना, तो धीरे धीरे उन्होंने इसमें सफलता पा भी ली। सर्दियों के समय में झरना जम जाता था तो वे उसे आग की गर्मी से पिघला देते और खेतों में पानी का इंतजाम करते। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत की नई जिंदगी की कहानी लिखी। अब क्या होता था, जब भाई मौसम होता था सर्दियों का तो जम जाते थे झरने। अब उस समय खेतों को पानी कैसा दिया जाए, तो उस समय क्या करते थे, वो आग जलाकर जो है जमे हुए झरने को पिघलाते थे। उससे क्या होता था, पिघल के पानी सीधे उनकी खेतों में आ जाया करता था। प्रश्न 7।
सैलानी शेखर और रूप सिंह। सैलानी कौन थे? शेखर और रूप सिंह। घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? क्योंकि उस समय जो है महिब बहुत छोटा था और यहाँ पर वो एक तरीके से कार्य कर रहा था। तो वो दोनों यहाँ पर जब दोनों घोड़े पर सवार थे तो वो बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे कि इतनी उम्र में ये यहाँ पर काम कर रहा है तो पढ़ता लिखता कैसे, इसीलिए उससे बार बार महिब से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने भी कभी बाल मजदूरों को कार्य करते देखा होगा, जो कुछ भी है तो उसे आपको यहाँ पर लिखना है। जो आप सोचते हैं या आपने देखा है उसे यहाँ लिखना है। हाँ, मैं भी बाल मजदूरों के बारे में सोचता हूँ। हमारी कॉलोनी में बहुत से बच्चे सब्जी बेचने का काम करते हैं। एक बच्चा तो चाय वाले के पास बर्तन धोने का काम करता है। उसको देखकर मुझे दया आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्र का बच्चा पढ़ने के स्थान पर नौकरी करे। यह नौकरी उनको जीवन भर कुछ नहीं दे पाएगी। इस उम्र में तो नौकरी करके अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अभी पढ़ना चाहिए, तभी वह उज्जवल भविष्य पाएंगे। तो आपका अगर कभी एक्सपीरियंस कहीं पे रहा है, आपने किसी बच्चे को देखा है कहीं काम करते हुए, तो आप उसे बताएंगे और उसके बारे में आपकी अपनी क्या सोच है आप वो बताएंगे कि उनका कार्य करना सही है या नहीं है। जो कुछ भी है उसे आप अपने तर्क में देंगे। प्रश्न 8 क्या है? पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर जो हमारे कहानी के जो नायक है भूप सिंह, उन्होंने पहाड़ों पे तो चढ़ना बहुत अच्छे सीखा, लेकिन उसके अलावा उनके चरित्र की और क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है हमको। जो पाठ हमने पूरा पाठ पढ़ा है उसी के आधार पे हमको निकालकर यहाँ पर बताना है। तो क्या दिया है? उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। वह एक मेहनती व्यक्ति है। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची। उन्होंने निवास स्थान पर ही मेहनत की। इसका परिणाम कि उन्होंने भूकंप में सब समाप्त होने के बाद फिर से खड़ा कर लिया। तो क्या है? वो एक मेहनती व्यक्ति है। तभी तो भूस्खलन में भूकंप के कारण जो सब कुछ तबाह हो गया था, उन्होंने वापस मेहनत करके वो सारी चीजें खड़ी करी, चाहे घर हो, खेत हो, यहाँ तक कि झरने को भी जो है अपने खेत की तरफ मोड़ने का कार्य हो। फिर दूसरा है, वह दृढ़ निश्चय के मालिक थे। कैसे? उन्होंने सरल जिंदगी स्थान पर मुश्किल जिंदगी जी और उससे कभी हार नहीं मानी। मतलब वो भी चाहते तो इस सब में समाप्त हो जाने के बाद क्या करते? छोड़ छाड़ के चले जाते, कहीं नौकरी करते। लेकिन नहीं, वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे कि नहीं, जो इनका जीवन है हम वैसे ही जिएंगे, हम मेहनत करेंगे और सब कुछ पाएंगे। और उन्होंने उसी दृढ़ निश्चय के कारण मेहनत करी और सब कुछ वापस पा लिया। फिर वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ होता है ना, मुश्किल के समय आते हैं, लोगों की मदद मांगते हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने खुद मेहनत करी और कभी किसी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाए। प्रश्न 9, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब स्त्री की छवि जो हमारे सामने उभर के आती है वो शैला के रूप में आती है। तो जो छवि है बहुत मेहनती है, सब कुछ है, लेकिन परिवार द्वारा सताई रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम रहते हैं, जो कुछ भी है। तो वही चीजें आप जो सोच रहे हैं आप वो यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये चीज हम बता सकते हैं। क्या है? इस कहानी को पढ़कर मेरे मन में पहाड़ों की स्त्रियों के लिए दयनीय छवि बनती है। यहाँ की स्त्री मेहनती तथा ईमानदार होती। मेहनती हमने देखा शैला के रूप में काफी मेहनती थी। वो इतनी मेहनत करी, सब कुछ संवारा, सब कुछ किया, घर भी संभाला, फिर बच्चे को भी पढ़ाया, सब कुछ पाला करने के बाद, और यहाँ तक कि इतना मेहनत काम कि पहाड़ों की खुदाई करके एक झरने को भी अपनी खेत की तरफ मोड़ा था। वे अपनी मेहनत से पहाड़ों का रुख मोड़ने की हिम्मत रखती है, लेकिन पुरुष के हाथों हार जाती है। शैला भूप सिंह के साथ मिलकर असंभव को संभव बनाती है। मतलब जो असंभव कार्य था पहाड़ काटने जैसा, वो उसने अपने पति के साथ मिलकर किया, लेकिन उसी पति ने आगे चल के उसको धोखा भी दिया। अंत में अपने पति के धोखे से हार जाती है। वह सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन पुरुष से उसे इसके बदले धोखा ही मिलता है। सब कुछ कर सकती थी कर, लेकिन आखिर में उसका पति उसको धोखा देता है, उसके बदले दूसरी स्त्री को घर ले आता है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होती है। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें उसके व्यक्तित्व का उदय होने के स्थान पर नरकीय जीवन मिले, मानसिक और शारीरिक कष्ट मिले। वह अपने पति से ईमानदारी की आशा नहीं रख सकती। जब मजबूर हो जाती है तो आत्महत्या कर लेती है। तो वो सब कुछ इतना संभाल रही थी, सब कुछ कर रही थी, उसके बदले में क्या चाह रही थी?
अपने पति से ईमानदारी और प्यार, वही उसके पति ने उसको नहीं मिला तो इससे हार कर उसने आत्महत्या कर ली। तो जब इतनी मेहनत कर रही थी वो स्त्री, तो इतना तो हक उसका बनता था जो उसे भूप सिंह ने नहीं दिया। तो ये हमारे पर्वतीय स्थल की जो औरतें हैं उनका एक जीवन हमारे सामने निकल कर आता है। हमारे पास में है वो क्या दिया है, आरोहण किसके द्वारा रचित है। ये जो आरोहण यात्रा वृत्तांत जो पाठ है ये किसने लिखा है, कौन लिख रहा है इसको, प्रेमचंद, संजीव, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे संजीव जी, कि उन्होंने इस पूरे यात्रा वृत्तांत को हमारे सामने रखा है। अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था। इन लोगों को कहां पर उतारा गया था, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे इनको ड्रॉप किया गया था। नागलोई के स्टॉप पर, देवकुंड के स्टॉप पे, मकंदपुर के स्टॉप पर या आजादगंज के स्टॉप पर। तो उन्हें उतारा कहां पर था, देवकुंड के स्टॉप से। यहां से अभी उनको काफी आगे जाना था, आगे जाके करीबन 10 किलोमीटर इनको आगे जाते और थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाई करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर तब रूप सिंह अपने गांव पर पहुंचता। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था। जैसे कि हमने इस पार्ट में ही बताया था कि एक छोटा बच्चा अपना घर वगैरह छोड़कर चला गया था, तो वो छोटा बच्चा कौन था, रूप सिंह था। और रूप सिंह कितने साल बाद आया था, 5 साल बाद, 1.5 साल बाद, 11 साल बाद या 2.5 साल बाद। तो वो वापस आया था 11 साल बाद। 11 जब वो भागा था उसके 11 साल बाद वो अपने गांव वापस आया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में किसका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। जब भी हम पाठ परिचय पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ेंगे, कोई भी पाठ के एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं, तो आपको पूरा सब कुछ जो बुक में दिया है वो सब कुछ पढ़ना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। लेखक परिचय, पाठ के अंदर से कोई एक डायलॉग ही बोला जा रहा है तो वही पूछ लिया जाएगा किसने किससे बोला, तो ये हमको पता होना चाहिए किसने किससे बोला। तो यहाँ पर जैसे दिया है तो ये हमारा कहाँ पर है, पाठ परिचय में है। बचेंद्री पाल, संतोष यादव, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बचेंद्री पाल और संतोष यादव इन दोनों के ही नाम पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर उपरोक्त दोनों है। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 में 2 सही जवाब है। तो आपको दोनों ही पता है, अगर एक भी ऑप्शन में आता है तो आप उसे भी टिक लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में क्या है, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था। रूप सिंह जहां रहता था उस गांव का नाम क्या था, बरवाला, जलोई, विजयपुर या माही। तो रूप सिंह जहां रहता था उस गांव का नाम क्या था, माही। माही गांव में वो रहता था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी। ये सब भावनाएं रूप सिंह के अंदर क्यों आ रही थी, क्या कारण था इसका। क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। कि मतलब 11 साल वो अपने गांव से अलग रहा था और 11 साल बाद आया था, क्योंकि वो गया तो वहां से गांव से भाग के था। तो अब अगर उसने किसी से पूछ लिया तो क्या होगा फिर, क्योंकि वह अपने गांव 11 साल बाद लौटा था, क्योंकि जब उसने गांव छोड़ा था तब वह छोटा था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये झिझक, अपनत्व और लाज की भावना जो रूप सिंह के लिए आ रही थी वो कारण क्या था, क्योंकि उसे लगा था यदि कोई उससे पूछेगा कि 11 साल तक तुमने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया। ये रूप सिंह ने ये कथन क्यों बोला था, क्या कारण था। क्योंकि वह एक साधारण आदमी था,
क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था तथा वह आईएएस ट्रेनी भी था। क्योंकि वह रूप सिंह का दोस्त था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण था कि उसने ये बात रूप सिंह ने बोली थी? क्या? क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था और एक आईएएस ट्रेनी भी था, तो तभी इसी वजह से रूप सिंह ने ये बात बोली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है? माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव था? मतलब माही गांव से के बाद कौन सा गांव आता? ये होता किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव था? बघवाली, सरगी, मौली या हरिपुर? तो कहां पर कौन सा गांव पड़ता? सरगी। सरगी जो था, माही सरगी गांव से पहले पड़ने वाला गांव था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया? लेखक जो है हमारे, उसमें महीप का वर्णन वो किस प्रकार से उन्होंने इस कहानी में किया है? एक शहरी क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति के बारे में, उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र के बालक के रूप में, एक गरीब बालक के रूप में, इनमें से। तो महीप का उन्होंने जिन शब्दों से उल्लेख किया है वो क्या है? उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र के बालक के रूप में, इन शब्दों के साथ उन्होंने महीप का वर्णन किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां। इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? कौन सा जानवर है जिससे ये बात की गई? मतलब धूप की जो है यानी कि उजले रंग की पट्टियां हैं, फिर श्याम यानी शाम की गाढ़ी धारीदार है। तो ये बोला गया है, तो ये किस जानवर के लिए बोला जा रहा है बात? बाघ के लिए, लकड़बग्घा के लिए, तेंदुए के लिए या धारीदार खरों वालों के लिए? तो यहां पर क्या है? ये धारीदार खरों वालों के लिए ये बात बोली गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया है? शाप की मारी अभागिन डैश। लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? किस नदी का नाम यहां पर आएगा? कौन सी नदी की बात करिए? सुपिन नदी, क्या है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या अलकनंदा नदी? तो सही क्या है? सुपिन नदी के बारे में बात की है उन्होंने। क्या? शाप की मारी अभागिन सुपिन नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या दिया है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी भुइला। इस कथन से भूप सिंह के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? जब ज्यादा चोट कैसे लुढ़क गया था तो उसने बोला था कि भाई लाख ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो इससे भूप सिंह की क्या चारित्रिक चीज हमारे सामने निकल कर आती है? स्नेहशील, परिश्रमी, आत्मविश्वासी या धैर्यशील? तो इस बात से भी बताता है स्नेहशील, कि उसे किस तरीके से अपने भाई से प्रेम था, ये बात सामने आती है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूप सिंह के इलाके में आखिरी गांव का क्या नाम था? जो रूप सिंह का इलाका था उसमें आखिरी गांव कौन सा था? भगवानपुर, शिकारपुर, सुरगी या जसौरा? तो सही क्या नाम है? सुरगी। सुरगी जो है उस एरिया का आखिरी गांव था। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है? पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता? यह कथन रूप सिंह ने किसके लिए कहा है? ये बात वो किसके लिए बोल रहा है? महीप के लिए, शेखर कपूर के लिए, भूप सिंह के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो उसने ये बात महीप के लिए बोली, क्योंकि भाई महीप बहुत छोटा बच्चा था और वो घोड़ों को लेकर चल रहा था जिसके ऊपर रूप सिंह बैठा हुआ था। तो ये बात रूप सिंह ने महीप के लिए बोली थी। वो रूप सिंह ये नहीं जानता था कि महीप उसी का भतीजा है, लेकिन महीप ये चीज समझ चुका था। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दिया है? रूप सिंह और शेखर कपूर महीप के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे? वो दोनों आपस में इस बारे में क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि वह ऊंचे पद पर था,
इसलिए क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला धंधा करता था जो जोखिम भरा था। यानी कि उम्र छोटी थी और वो काम कर रहा था, इसलिए उसके बारे में बात करते, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कारण क्या था रूप सिंह और शेखर कपूर के बीच बात करने का? कारण था क्योंकि उनकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला जैसा धंधा कर रहा था जो बहुत ही डेंजरस था। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या है? 102 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर, है ना, 2 गोरे, ठीक है, आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। यहां किन 2 अजनबियों की बात करी जा रही थी? 2 गोरे, यानी कि 2 गोरे गोरे लोग आए थे, तो गांव के सभी लोग बाहर निकलकर उनको देखने के लिए आ गए थे। तो यहां पर उन 2 गोरे, कौन 2 गोरे थे? शेखर और महिप, रूप और महिप, भूप और रूप, रूप और शेखर। तो यहां पर रूप सिंह और शेखर जो हैं 2 गोरे व्यक्ति थे जो गांव के अंदर आ गए थे, जिनको देखने के लिए सभी गांव वाले बाहर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या है? कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? भाई दोनों भाई थे ये, तो इन दोनों के पिता का क्या नाम था? शुक्ल सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह या बलबीर सिंह? तो पिता का क्या नाम था? राम सिंह। भूप सिंह और रूप सिंह के पिता का नाम था राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, रूप सिंह की इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन थी? तो रूप सिंह जिस इलाके था उस क्षेत्र की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा बोली जाती थी? गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली या मड़ियाली? तो क्या थी? उस एरिया में बोली जाती थी गढ़वाली, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र से था, तो गढ़वाली उस क्षेत्रीय भाषा थी वहां की। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या है? बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। यह कथन क्यों कहा गया है? तो ये कथन बोला गया है कि बूढ़ा त्रिलोक सिंह जो है इस बात को अभी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे रूप सिंह और शेखर कपूर अजनबी लग रहे थे। इसलिए क्योंकि यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट आया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा जो यहां से भाग के गया था 11 साल बाद अपने गांव में वापस आया है, क्योंकि उसने पहली बार आने गांव के किन्हीं शहरी लोगों को देखा था। उसने पहली बार गांव में किसी शहरी व्यक्ति को देखा था, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोक सिंह की क्या कारण था इतना आत्मीयता पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर, पूरी बात को मतलब उसको अपना नहीं पा रहा था रूप सिंह को? कारण क्या था? उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद गांव में वापस आया था। इस चीज का उसको यकीन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको, रूप सिंह को वो पूरी तरीके से अपना नहीं पा रहा था। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या है? त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया? जब त्रिलोक सिंह ने उससे पर्वतारोहण के बारे में पूछा तो रूप सिंह इतना गड़बड़ा क्यों रहा था? क्यों नहीं वो चीजें साफ साफ बता पा रहा था? कारण क्या था? क्योंकि वह उन्हें बताने में झिझक रहा था कि उसने 11 साल पर्वतारोहण किया। भाई ये पर्वतारोहण का काम भाई गढ़वाल इलाके के लोग तो नॉर्मली ऐसे कर लेते थे, अब इसके लिए भी वो ट्रेनिंग, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दे रहा था, तो ये बात वो कहने में झिझक रहा था। पर्वतारोहण गांव वालों के लिए कुछ नया व्यवसाय नहीं था। भाई गांव वालों के लिए तो रूटीन का काम था, भाई वो चढ़ते ही रहते, तो उनके लिए ये कोई नया व्यवसाय नहीं था। इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था कि इनको हम क्या बताएं, क्योंकि गांव वालों के लिए पर्वतारोहण उनकी आम जिंदगी का हिस्सा था, यानी कि उनका रेगुलर रूटीन होने के कारण। उपरोक्त सभी, तो यहां पर उपरोक्त ये सभी कारण थे, इसीलिए त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के पूछने पर रूप सिंह जो है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। यही सब कारण थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? महीप किसका पुत्र था? महीप की जो बात हो रही है वो पुत्र किसका था? भूप सिंह और शैला का, रूप सिंह और शैला का, राम सिंह का या त्रिलोक सिंह का? तो वो पुत्र था भूप सिंह और शैला का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है?
जा चढ़ जा इस मयाल पर, बूढ़े त्रिलोक की यह बात सुनकर रूप सिंह परेशान क्यों हो गया। ये बात जब त्रिलोक सिंह ने पूछी तो बोली तो रूप सिंह इतना परेशान क्यों हुआ था, क्या कारण था। क्योंकि उसे चढ़ाई नहीं आती थी इसलिए वो परेशान हुआ, क्योंकि उसे पर्वतारोहण के लिए पत्थर, रस्सी, खूंटी, कुल्हाड़ी जैसे औजारों की जरूरत पड़ती है जो उसके पास उस वक्त नहीं थे। भाई पर्वतारोहण का जो लोग काम करते हैं उनके पास ये सारे बहुत सारी चीजें औजार होते, लेकिन जो लोग उसी एरिया में रह रहे हैं वो तो फट से चढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो परेशान हुआ था, क्योंकि वह पहाड़ की ऊंचाई देखकर डर गया। उसने देखा था कि पहाड़ इतना ऊंचा है, तो ये देखकर वो डर गया था। इनमें से कोई नहीं। तो क्यों उसने वो देख के जब उसे त्रिलोक सिंह ने बोला तो क्यों रूप सिंह इतना जो है डर गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास पर्वतारोहण के लिए पत्थर, रस्सी, खूंटी, कुल्हाड़ी जैसे औजारों की जरूरत पड़ती है जो उसके पास उस वक्त नहीं थे, इसीलिए वो परेशान हो गया था। क्वेश्चन नंबर है 23। क्या इस यात्रा वृत्तांत में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है। जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं इसमें किस तरह का चित्रण किया गया है भूप सिंह का। आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले और फुर्तीले या उपरोक्त सभी। तो यहां पर भूप सिंह की ये सभी विशेषताएं यहां पर बताई गई हैं। उसकी जितनी विशेषताएं हैं वो सभी बताई गई हैं, जितनी आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले, फुर्तीले सभी कुछ है। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में क्या दिया है, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया। भाई रूप सिंह जो है उसने पहाड़ चढ़ना सीखा था, जबकि भूप सिंह तो वहीं रहता था, वहीं पे पला बड़ा था और बहुत आसानी से चढ़ता वगैरह था। तो इन क्या कारण था कि इतना सब करने के बाद भी रूप सिंह भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया, उसकी मतलब वो अपनी प्रतिभाएं नहीं दिखा पा रहा था। कारण क्या था, क्योंकि रूप सिंह भूप सिंह से छोटा था, इसलिए क्योंकि रूप सिंह 11 साल तक समतल स्थान पर रहा था तथा उसके पास उसके संस्थान भी नहीं थे। संसाधन मतलब जो उसके औजार होते पर्वतारोहण के, वो इसलिए भूप सिंह के लिए पहाड़ चढ़ना रोज का काम था और भूप सिंह के में रूप सिंह से अधिक धैर्य और आत्मविश्वास था। या खा और गा सही। तो सही क्या है, ये दोनों वाले, यानी कि खा और गा दोनों ही सही। एक तो उसके पास वो समतल एरिया में 11 साल समतल एरिया में रहकर चढ़ाई करना एक अलग बात हो जाती है, और औजारों के साथ चढ़ना, जबकि भूप सिंह क्या है उसका रूटीन का काम था, वो बिना किसी औजार के ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिल्कुल दौड़ के चढ़ जाता था, और धैर्य था, सब चीजें थी, उसके पास ज्यादा अनुभव था। तो इसलिए खा और गा दोनों ही यहां पर सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दिया गया है, भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, बनमानुस थे या रोबोट थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने भूप सिंह के लिए ये लाइंस क्यों बोली हैं, क्या कारण था बोलने का। क्योंकि जिस अंदाज में वह अपनी मांसपेशियों और अंगों का उपयोग करके ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे, वह उनके लिए हैरत की बात थी। कि लेखक ने जब देखा कि भूप सिंह इतनी चुस्ती के साथ ऐसे बढ़िया से चढ़ रहे हैं, तो ये बात बोली थी उन्होंने। क्योंकि भूप दादा सांप और छिपकली के समान दिखते थे, मतलब वो देखने में ऐसे लगते थे सांप और छिपकली के समान, क्योंकि भूप दादा के अंदर जानवरों के समान शक्तियां थी, कि जानवर जैसे शक्तिमान होते हैं वैसी शक्तियां उनके अंदर थी, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने ये बात उनके लिए क्यों लिखी है, क्योंकि ये जिस अंदाज में वो मांसपेशियों और अंगों का उपयोग करके ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे, वह उनके लिए हैरत की बात थी। कितनी चुस्ती और फुर्ती के साथ वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, भूप सिंह को हिमांग पहाड़ पर आकर क्यों बसना पड़ा था। भूप सिंह क्यों सब कुछ छोड़ के हिमांग पहाड़ पे आके बस गया था। बाढ़ आने के कारण, मलबे में उसके मकान, खेत, माँ बाप सब धंस जाने के कारण, अधिक बर्फबारी होने के कारण, कि खा और गा दोनों सही है। तो सही क्या है यहाँ पर, खा और गा दोनों सही है। हुआ क्या था, भूस्खलन हुआ था जिसमें मलबे में उसका पूरा परिवार सब कोई दब गए थे, कुछ नहीं, घर कुछ नहीं बचा था, और ज्यादा बर्फबारी भी हो गई थी। इस कारण वहां पे सब कुछ सही करके फिर से रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो कहाँ जाके बस गए थे, हिमांग पहाड़ पर जाकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में क्या है, वही पहाड़ कब्र बन गया सबका।
भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा, भूप दादा ने ये वक्तव्य क्यों बोला, वही पहाड़ कब्र बन गया सबका, क्योंकि बर्फबारी के कारण उनका मकान, खेत, माँ बाप सब धंस गए थे। बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी जिससे वहां भूस्खलन हो गया था। ठीक है, तो एवलांच जिसको हम बोलते हैं, एवलांच पहाड़ जो है, बर्फ का पहाड़ गिर जाता तो उसको एवलांच बोलते हैं। तो उसमें उनका सब कुछ धंस गया था, जिस कारण क्या हुआ, उन्होंने ये वक्तव्य बोला। 10-10 किलोमीटर तक धसाव हुए थे, ये कारण था। अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियां बदल गई थी। तो ये बात क्यों बोला, वही पहाड़ कब्र बन गया सबका, क्यों, क्योंकि ये सभी कुछ हुआ था। तो यानी कि उपरोक्त सभी सारी चीजें हुई थी, इसीलिए भूप सिंह ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर है 28 में क्या है, झरने को मोड़ने में भूप सिंह को किसने सहायता की थी। भाई खेत तो उन्होंने बना लिए थे लेकिन पानी वहां तक नहीं आता था, तो भूप सिंह ने झरने का पानी जो है वो खेत तक लाने के लिए, तो झरने का पानी वहां तक लाने के लिए भूप सिंह की मदद करी किसने थी, रूप सिंह ने, शेखर ने, गांव वालों ने या शैला ने। तो उसकी मदद किसने करी थी, शैला ने, उसकी पत्नी शैला ने इसके लिए मदद, और तभी जो है ना उनकी खेती बाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है। जो आरोहण कहानी हमने पढ़ी, इसमें स्त्री तो जो एक थी वो शैला के बारे में बताया गया। तो शैला की कैसी स्थिति यहाँ पर प्रस्तुत हुई है, दैन्य स्थिति है, सरल जीवन शैली है, परिश्रमी या तथा अनपढ़ है, या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये उपरोक्त सभी जो है बात है। आरोहण कहानी में स्त्रियों की छवि ऐसी ही प्रस्तुत करी गई है, मतलब दैन्य स्थिति है, थोड़ा सरल जीवन शैली भी है और परिश्रमी तथा अनपढ़ भी है। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या है, शैला के सुपिन में कूद कर आत्महत्या करने का क्या कारण था। शैला ने आत्महत्या कर ली थी सुपिन नदी में कूदकर, तो उसने क्यों आत्महत्या करी थी, क्या कारण था। भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना, शैला की दैन्य स्थिति होने के कारण भूप सिंह द्वारा शैला पर अत्याचार करना, या इनमें से कोई नहीं। शैला की उम्र हो गई थी तो वो खेती में उतनी मदद नहीं कर पाती थी, तो सही कारण था भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। इससे वो बहुत आहत होती है और सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या है, रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान में कितनी तनख्वाह मिलती थी, उसको सैलरी कितनी मिलती थी रूप सिंह को, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको सैलरी मिलती थी कितनी, 4,000 रुपए, हर माह 4,000 रुपए मिलती थी, किसमें, पर्वतारोहण में संस्थान में काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है, महीप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया था। महीप यानी कि उसके बेटे ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ा था, क्योंकि वह घोड़ों के धंधे में मेहनत मजदूरी करना चाहता था, क्योंकि वह भी रूप सिंह की तरह पर्वतारोहण संस्थान जाना चाहता था। वो कहाँ जाना चाहता था, रूप सिंह की तरह पर्वतारोहण संस्थान, क्योंकि वह अपनी माँ की मृत्यु का गुनहगार भूप सिंह को मानता था कि जब शैला ने सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी तो वो इसका गुनहगार किसको मानता था, भूप सिंह को, क्योंकि भूप सिंह ने दूसरी शादी करी थी इसलिए उसने आत्महत्या करी थी, इसलिए महीप ने घर छोड़ा था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही कारण क्या है, क्योंकि वह अपनी माँ की मृत्यु का गुनहगार भूप सिंह को मानता था, इसीलिए उसने घर को छोड़ दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, आरोहण निम्न में से क्या है। अब इसी का एक क्वेश्चन और होता है, आरोहण किस विधा में लिखा गया है। तो ये निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, उपन्यास है। तो ये जो हमने पाठ पढ़ा ये क्या है, ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ वो सब चीजें लिखी हैं यहाँ पर। अब है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है, भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे उसका क्या नाम था। भूप दादा का घर जहां पर जिस पहाड़ पर पड़ा था उस पहाड़ का नाम क्या था, आबू, देलवाड़ा, हिमांग या लेहोत्से। तो जो जहां पर रह रहे थे उसका नाम था हिमांग। उस पहाड़ पर उन्होंने अपना घर बनाया था जब उनका सब कुछ तबाह हो गया था, माँ बाप भी मर गए थे, सब पूरा घर चला गया था।
क्वेश्चन नंबर है 35 क्या है? रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहता था? रूप सिंह जो है वो पहाड़ के रोए होते हैं ना, जो बाल होते हैं हमारे शरीर पे, उसी तरह के रोए होते हो, तो पहाड़ के रोए किसको बोलता था? अशोक के पेड़ को, देवदार के पेड़ को, शीशम के पेड़ को, या सेब के पेड़ के? तो रूप सिंह जो है वो देवदार के पेड़ को पहाड़ के रोए बोलता था, कि जो भाई पेड़, देवदार के पेड़ बहुत होते हैं पहाड़ में, तो उनको क्या बोलता था कि ये पहाड़ के रोए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? आरोहण कहानी का सारांश क्या है? ये जो पूरी कहानी पढ़ी, इसका क्या मतलब एंड में निकलता है? इसको हम छोटा सा लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे इसको? पर्वतीय परिवेश, वहां के लोगों की संस्कृति को दर्शाया गया है इसमें। पर्वतीय प्रदेशों की सुंदरता को दर्शाया गया है। पर्वतीय प्रदेशों की जीवन संघर्ष और प्राकृतिक परिवेश की भावनाओं को दिखाया गया है। इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? पर्वतीय प्रदेश के लोगों का जीवन कैसा संघर्षमय होता है और प्राकृतिक आपदाएं किस तरीके से उनके जीवन में आके उनका सब कुछ बदल देती हैं, ये सभी कुछ इस पाठ में हमारे सामने रखा गया है। कि भाई सब कुछ के जैसे आपदाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत नुकसान होता है, जान माल सबका नुकसान होता है, तो वो सब भावनाएं कैसे लोगों की आहत होती रहती, क्या होता रहता है, ये सभी कुछ इसमें बताया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? त्रिलोक सिंह कौन था? जो त्रिलोक सिंह बात कर रहा था ये था कौन? शैला का पिता, गांव का बूढ़ा आदमी, रूप सिंह का दोस्त, या महीप का दादा? तो यहां पे जो त्रिलोक सिंह था ये गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था। भाई रूप सिंह, इसलिए रूप सिंह को पहचान गया था, बचपन में उनसे मिला था, जब बताया तो क्योंकि वो पहले से था, महीप नहीं पहचान पाया क्योंकि महीप कभी मिला ही नहीं था। मगर त्रिलोक सिंह बहुत बूढ़े थे, वहां उस गांव में रहते थे, इसलिए रूप सिंह को पहले पहचान गए थे। त्रिलोक सिंह कौन थे? गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था। अब है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है? कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है? बिजली, पानी और ईंधन की समस्या का, शिक्षा की समस्या का, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का, या उपरोक्त सभी का? तो जो पर्वत में जो लोग रहते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी बिजली, पानी और ईंधन ठीक से अवेलेबल नहीं रहता, शिक्षा भी, भाई बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं, लोगों के लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्वास्थ्य सेवाएं भी, भाई हॉस्पिटल भी बहुत पास नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का सामना पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। अब है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है? कहानी में शैला के चरित्र चित्रण की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? शैला का जो चरित्र उकेरा गया उसकी क्या विशेषताएं? शैला के चरित्र का, परिश्रमी है, सरल जीवन शैली व्यतीत करने वाली महिलाएं, मतलब सरल जीवन व्यतीत करिए, सिंपल, ज्यादा जोश वो नहीं है, अपने हक के लिए लड़ने वाली है, का और खा सही है। तो यहां पर क्या है? का और खा सही है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ी नहीं थी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, इस गम में वो कूद जाती है, लेकिन इसके लिए लड़ती नहीं है वो। तो सही क्या है? का और खा सही है, अर्थात वो परिश्रमी है, सरल जीवन व्यतीत करने वाली महिला है। ये का और खा हमारा यहां पर दोनों सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है? संजीव जी ने प्रस्तुत पाठ में किसका प्रयोग किया है? अब उन्होंने जो ये पाठ लिखा है तो उसमें प्रयोग क्या क्या किया है? आंचलिक शब्दों का, यानी कि एक क्षेत्र विशेष के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेशों की बोली बताई है कि जो वहां पर जो वाक्य बोले जा रहे हैं या बोलियां जो बोली जाती है उसका इस्तेमाल किया है, मुहावरों का किया है, उपरोक्त तो सभी किया है। तो हम हमने अगर पाठ पढ़ा है तो हमें ऐसी चीज़ समझ में आएंगी कि क्षेत्र विशेष की बोली भी है, पर्वतीय बोली और वहाँ के वाक्य भी दिए हैं, और मुहावरे भी इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी चीज़ों का इस्तेमाल संजीव जी ने इस पाठ में किया हुआ है, सभी कुछ है इसके अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है? रूप सिंह को देव कुंड में उतरने के बाद किस दिक्कत का सामना करना पड़ा? यानी कि जब वो वहां देवकुंड में उतरा तो उसे क्या समस्या सबसे सामने आई थी, ये जो अब उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि अब क्या करा जाए।
क्या था वो? वह घर का रास्ता भूल गया था, यानी कि देखो नहीं उतर तो क्या, अब इसके आगे उसके घर का क्या रास्ता था वो भूल चुका था। गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं थी, कि बस स्टॉप से लेकर गांव तक जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी। वह शेखर को अपने घर कैसे ले जाता, यानी कि अब उसका घर, वो गरीब था, सब था उसका, तो अब उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी, शहर का रहने वाला, इसको मैं अपने घर कैसे लेकर जाऊं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम क्या हुआ था, जब उतरा था रूप सिंह देवकुंड के स्टॉप पे, तो उसको किस समस्या का सामना करना पड़ा था? वो समस्या थी कि गांव तक अभी तक कोई भी पक्की सड़क नहीं बनी थी। अब पक्की सड़क ना होने के कारण पहाड़ों में चलने में दिक्कत आती है। अब चूंकि वो इतने साल से बाहर था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, तो वो दिक्कत उसको बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? खतो किताबत से क्या तात्पर्य है? अब एक शब्द इस्तेमाल किया गया, खतो किताबत, इसका क्या मतलब होता है? खत लिखना, पत्र व्यवहार करना, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खतो किताबत का होता है मतलब कि हम जब पत्र व्यवहार करते हैं, पत्राचार करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? एक दूसरे को पत्र लिखना, हाल चाल लेना, ये सब चीज़ें, तो ये कहलाता है हमारा खतो किताबत। तो ये उपरोक्त दोनों ही हैं, खत लिखना या पत्र व्यवहार करना, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है? खासम खास से तात्पर्य क्या है? खासम खास शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या मतलब होता है, उसका क्या होता है? अति विशिष्ट, अंतरंग, उपरोक्त दोनों या अस्पष्ट। तो खासम खास का तात्पर्य होता है अति विशिष्ट या अंतरंग, दोनों ही। तो यहां क्या आएगा? उपरोक्त दोनों, मतलब जो हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, या आप रिलेटिव्स ले लो, फ्रेंड्स ले लो, कोई फ्रेंड आपका बहुत ज़्यादा आपके खास है, मतलब आप उसको सब कुछ शेयर करते हो, बहुत ही नज़दीक है, तो वो क्या हो गया? आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिसे आप बोलते हो। तो क्या उसको सही बोले, सही लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या है? खासम खास दोस्त है, ऐसे बोला जाएगा। तो वो क्या है? क्लोज फ्रेंड मतलब खासम खास। तो अब वो रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर वो क्या कहलाएगा? खासम खास। इसलिए अति विशिष्ट, अंतरंग जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। 44 है संभ्रांत से क्या तात्पर्य? संभ्रांत शब्द का क्या मतलब होता है? कुलीन, खानदानी, रईस या उपरोक्त सभी। तो यहां पर क्या है? उपरोक्त सभी। कहने का मतलब है जो बहुत ही लोग होते हैं, बहुत खानदानी, जैसे राजे रजवाड़े से चले आते हैं, बहुत रईस होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है जिनके पास में, बड़े बड़े परिवार से लोग आते हैं, तो वो क्या होते हैं? उनको बोला जाता है संभ्रांत परिवार से आना, यानी कि वो बहुत ही रईस हैं, खानदानी लोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में है गफलत। गफलत का क्या अर्थ होता है? गलत फहमी, असावधानी, उपरोक्त दोनों या एक प्रकार का फल। तो यहां पर गफलत का मतलब है कोई गलत फहमी, असावधानी या उपरोक्त दोनों, जिसको हम लोग गफलत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, कोई हमें कुछ गलत समझ में आ गया, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे गफलत का मतलब क्या है? कोई हमें गलतफहमी हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर हैं। अगर इसका कोई और मतलब भी निकलता है तो आपको मतलब समझ में आ गया कि क्या इसको बोलते हैं, कि किसी चीज़ को गलत समझना, एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है गफलत का मतलब। तो ये दोनों आंसर है, लेकिन इसको किसी और भाषा में पूछा जाए तो आप उसे उस तरीके से, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी समझा दिया कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब भी गफलत ही होता है। क्वेश्चन नंबर है 46। चंदोव क्या है? चंदोव, चंदोव क्या है? शामियाना, चादर, उपरोक्त दोनों या चंद्रमा की एक अवस्था। चंदोव, इसमें आप शामियाना, टेंट जानते हैं आप लोग, टेंट लगते हैं, कहीं जाएं, बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो टेंट लगाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका शादी ब्याह में आप देखते हैं तंबू कनात लगता है, तो वो भी क्या कहलाता है? चंदोव कहलाता है। तो यहां पर इसके कई मतलब निकल सकते हैं। टेंट आप बोल सकते हो, आपका अस्थाई घर जिसको हम बोलते हैं वो भी चंदोव में आता है। आपका क्या कहते हैं, जो जिसको हम बोलेंगे शादी में लगाया जाने वाला तंबू, वो भी शामियाना ही कहलाता है। तो इसके कई अर्थ हैं, लेकिन जो आपका बुक में दिए हुए थे वो दोनों हम लेकर आए। तो यहाँ पर शामियाना या चादर दोनों ही कहलाते हैं।
मगर आपको मैंने सही से मतलब बता दिया है। अगर इसका कोई और अभी अर्थ दिया जाता है तो उसे भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 क्या है? पहाड़ किसकी भांति पसरे हुए दिख रहे थे? अब क्या हुआ, देवकुंड से जब रूप सिंह उतरा तो आगे धीरे धीरे चला, तो आगे उसको पहाड़ किस तरीके से फैले हुए दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे वो? खूबसूरत श्रृंखला की भांति, डायनासोर की भांति, बर्फ की चादर की भांति, आदिकाल के किसी जानवर की भांति। तो वो किस भांति दिख रहे थे? उसने क्या शब्द यूज किया है हमारे लेखक ने कि डायनासोर की भांति। अब डायनासोर की भांति उन्होंने क्यों ये चीज बोली थी? भाई डायनासोर की स्किन कैसी होती, खुरदुरी सी, उबड़ खाबड़ सी, तो पहाड़ भी वैसे ही दिख रहे थे, हाँ, गाढ़े गाढ़े से, उबड़ खाबड़ से, कहीं बड़े कहीं छोटे, इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। तो इसीलिए इसको बोला क्या, डायनासोर की भांति फैले हुए दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या है? रूप सिंह किस महीने में अपने गांव पहुंचा था? वो कौन सा महीना था जिस महीने में वो पहुंचा था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जैसे कि पाठ में दिया हुआ है कि वो सितंबर का महीना था जब रूप सिंह जो है वो अपने गांव में पहुंचा था, क्योंकि ठंड हल्की हल्की अब शुरू हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है? रूप सिंह जब गांव के अंदर दाखिल हुआ तो क्या बज रहा था? जब वो गांव के अंदर पहुंचा, जिसने नहीं पूछा, जब गांव 10 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने गांव पहुंचा था, सुबह उतरा था, शाम को उसको पहुंचने था, दोपहर तक हो गई थी, तो कितना समय बजा हुआ था? 2 बज रहा था, 3 बज रहा था, 4 बज रहा था या 5 बज रहा था? तो जिस समय रूप सिंह गांव के अंदर दाखिल हुआ उस समय 3 बज रहा था। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या दिया है? दरियाफ्त का से क्या तात्पर्य? दरियाफ्त शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है? जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, उपरोक्त दोनों, पानी में रहने वाला जंतु। तो यहां पर दरियाफ्त का तात्पर्य होता है कोई चीज की पड़ताल करना, यानी कि हमें अगर कोई चीज हम पता करें कि ये कैसे है, यानी कि जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, दोनों ही सही है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या, जानकारी एकत्र करना भी हो सकता है, किसी चीज का पता लगाना, कोई चीज है, कोई जानकारी प्राप्त करें, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पता करना। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑफिस जाते हैं, आप जैसे बैंक गए, आपको बैंक में नहीं पता है कि हम कैसे पैसे जमा करें, या हम कैसे पैसे निकालें, या हमें कैसे अकाउंट खोलना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप जानकारी प्राप्त करने के लिए और बैंक के किसी आदमी से बात करेंगे आप। तो वो क्या आप कर रहे हैं? आप दरियाफ्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अकाउंट खुलवाएं, या किस तरीके से हम पैसे जमा करें, या किस तरीके से पैसे निकालें। तो ये क्या होती है? जानकारी प्राप्त करना, यानी कि दरियाफ्त करना। पहला है रूप सिंह का गांव के लिए प्रस्थान। वो गांव आता है काफी सालों बाद। रूप सिंह पूरे 11 वर्ष बाद अपने गांव माही जाने के लिए अपने मित्र शेखर कपूर के साथ, जो उनके गॉडफादर कपूर साहब का पुत्र और IAS ट्रेनी है। यानी कि जब रूप ने अपना घर छोड़ा था तो वो कहाँ चला गया था? मसूरी चला गया था, और मसूरी में जाकर उसने पर्वतारोहण एजेंसी में लोगों को पर्वतारोहण सिखाने का कार्य किया था। वो एजेंसी किसकी थी? वो थी कपूर साहब की। उन्हीं का पुत्र है शेखर कपूर, जो IAS ट्रेनी है, यानी IAS की ट्रेनिंग कर रहा है। बस से देवकुंड स्टॉप पर उतरता है, वहीं से माही 15 किलोमीटर दूर है। मतलब उन्हें देवकुंड पर उतरना है और फिर 15 किलोमीटर उन्हें आगे जाना है माही गांव के लिए। आज भी वहां जाने के लिए सड़कें ना थी और पर्वतों के दुर्गम रास्तों को पार करके ही वहां जाया जा सकता था। रूप सिंह शेखर को पैदल गांव ले जाना अपनी व गांव की तौहीन समझता था, क्योंकि वह जानता था कि पैदल चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब क्या था, वो वहां पहुंच जाता है और देवकुंड के बाद उसके गांव जाने के लिए अभी भी रास्ते नहीं थे। अब उसे पर्वतों के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चढ़कर अपने गांव तक पहुंचना था। वहां तक कोई कन्विंस नहीं जा सकता था। अब वो सोचता कि मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया हूं तो पैदल लेके जाऊंगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो जो है ना वो, और दूसरा बात ये थी कि वहाँ से 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाना था। अगर वो अभी इस शुरू करते तो उनको सुबह से लेकर शाम लग जाती इतना डिस्टेंस पार करने में। शेखर अपनी दूरबीन से पहाड़ों के सौंदर्य का अवलोकन कर अपनी आंखों को तृप्त कर रहा था। इसी बीच चाय पीते हुए रूप सिंह चाय वाले से पूछता है, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या?
चाय वाले के कहने पर वहीं पत्थरों की सीढ़ियों पर अकेला बैठा महीप कुछ ही देर में 2 घोड़ों लिए वहां पहुंचता है। अब क्या है, शेखर दूरबीन से सारे पहाड़ों के नज़ारे ले रहे होते, चाय पी रहे थे, तो चाय वाले से पूछता है कि भाई घोड़ा मिल जाए चलने के लिए। तो वहीं पे महीप बैठा होता है और महीप थोड़ी देर में वहां पर 2 घोड़े लेकर आ जाता है, शेखर कपूर के पास में और रूप सिंह के पास में। पर्वतीय यात्रा का प्रारंभ। अब देवकुंड बस स्टॉप से उन्हें माही गांव तक जाना था। इस यात्रा का अब ये लोग शुरुआत करते हैं। क्या होता है, घोड़ों पर सवार होकर दोनों मित्र पहले पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। महीप शेखर के घोड़ों के साथ साथ पैदल आगे बढ़ता है। ठीक ठाक रास्ते वाले इस पहाड़ से उतरने के बाद चढ़ाइयों ढलानों के बीच धूप छांव का खेल शुरू हो गया। पहाड़ों पर जहां तहां बने घर कुकुरमुत्ते से प्रतीत हो रहे थे। सामने बादलों से घिरे पहाड़, नीचे बहती सूपनी नदी और उसके आसपास की हरियाली के मध्य स्थानीय भाषा में किसी स्त्री के मधुर कंठ से गाए जाने वाले लोकगीत को सुनकर दोनों मित्र मंत्रमुग्ध हो गए। तो अब क्या होता है, जब ये लोग घोड़े पे बैठकर शुरू करते हैं चढ़ाई, तो कभी भाई चढ़ाई है, कभी ढलान है, कभी चढ़ाई है, कभी ढलान है, ऐसे पहाड़ों पे जाना था। तो अब धूप भी आ रही है, छाँव भी आ रही है, तो पूरे नज़ारों का आनंद लेते हुए लोग जा रहे थे। इधर उधर कहीं घर बने थे, तो जैसे लग रहा कुकुर मुत्ते जो मशरूम सूखते हैं ना पहाड़ों पे, उस तरीके से प्रतीत हो रहे थे सारे नज़ारे। और इसी बीच में कुछ स्थानीय औरतें जो हैं गाना गाते सुनाई देती हैं, तो वो और भी अच्छा माहौल बना देते हैं। तो इन सभी का आनंद लेते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। गीत में घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कोहरे की पहाड़ियों में ना लगने का अनुरोध कर रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप कोहरा उसे पहाड़ों में ना जाने की सलाह दे रहा है। कोहरा हिलांस पक्षी से भी पहाड़ियों में ना बसने की बात कर रहा है। रूप सिंह शेखर को गीत का अर्थ समझाता है और अपने बचपन की यादों में खो जाता है। अब वो पहाड़ी भाषा से अवगत था रूप सिंह, शेखर नहीं जानता था। तो रूप सिंह जो है, वो जो लड़की गाना गा रही थी उसको ट्रांसलेट करता है। क्या ट्रांसलेट करता है, वो कहता है कि गीत से वो घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की, यानी कि जो पहाड़ी लड़की है, वो गीत द्वारा कोहरे को पहाड़ी में ना लगने का अनुरोध करती है, कि कोहरे से बोल रही है कि तुम पहाड़ी पर नहीं आओ। और कोहरा क्या बोल रहा है लड़की से, कि तुम जो है वो पहाड़ों पर मत जाओ, ये होता है। और कोहरा हिलांस पक्षी को भी पहाड़ी पर नहीं बसने का अनुरोध करता है, कि तुम यहाँ पर बसोगे तो तुम्हारा घर भी तबाह हो सकता है, इसलिए तुम भी यहाँ पर मत बसो। तो इस तरीके से वो सब ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। भूप दादा को धक्का देना। अब रूप सिंह ने एक बार बचपन में अपने भूप दादा को धक्का दिया था। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो जगह पड़ती है और वो देखकर उसको वो सारा याद आ जाता है। तो क्या वाकया था, देखते हैं। रूप सिंह चलते चलते अचानक उस जगह ठहर जाता है जहां उसने अपने बड़े भाई भूप दादा को धक्का दिया था। वह शेखर को बचपन की उस घटना से अवगत कराता है जब एक बार वह घर से भागकर देवकुंड चला गया था और भूप दादा उसे खोजकर इसी रास्ते से हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रहे थे। इसी स्थान पर उसे अपने भैया को छुटकारा पाने के लिए उन्हें धक्का दे दिया था। वह भूप दादा के साथ ढलान से लुढ़कते हुए एक पेड़ पर जा अटका था, जिससे दोनों की जान बच गई। वहां से ऊपर सुरक्षित स्थान पर आकर भूप दादा ने उसकी ओर अपनी खरोंचों पर पत्तों का रस डाला था। भूप दादा इस घटना के लिए खुद को कसूरवार समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था यदि उन्होंने रूप सिंह का हाथ न पकड़ा होता तो वह गिरने से बच जाता। इस घटना के बाद उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया था। महीप वहीं खड़ा चुपचाप रूप सिंह की बातें सुन रहा था। अब क्या था, रूप सिंह जो है ना एकदम रास्ते से जा रहा था। भाई रास्ता था देवकुंड से लेके उसके घर तक का, तो रास्ते में एक जगह ऐसी पड़ती है कि वो वहां पे ठहर जाता है। उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आ जाता है जहां पर उसने अपने दादा भूप सिंह, दादा है मतलब बड़े भाई को धक्का दे दिया था। एक बार ऐसा हुआ कि वो, अब ये सारा वाकया जो है वो अपने दोस्त शेखर कपूर को बताता है। क्या बोल रहा होता है कि एक बार बचपन में जो है रूप सिंह अपने घर से भागकर, माही गांव से भाग के देवकुंड आ गया था, जहां पे वो लोग उतरे थे बस से, वहां आ गया। तो भूप दादा तो जो है वो उसको खोज कर देवकुंड से अपने गांव इसी रास्ते से लेकर जा रहे थे। फिर वो जगह दिखाता है जहां पर उसने जो है ना अपने दादा को धक्का दे दिया था। अब धक्का देने के कारण क्या हुआ, वो लोग गिरे, ढलान थी, नीचे गिर जाते, नीचे पहाड़ में से नीचे गिर जाते तो मर जाते। मगर क्या हुआ, एक पेड़ था, उस पेड़ के सहारे दोनों टिक गए जाके और उनकी जान बच गई। फिर रूप और भूप दोनों ऊपर आते हैं, जितनी खरोचे वगैरह लगी होती है उस पर भूप दादा रस लगाते हैं, पत्तों का रस, जिस जो औषधि के काम आता है। फिर अब इस सब के लिए जो है भूप सिंह अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे कि अगर मैंने हाथ ना पकड़ा होता
तो शायद रूप नीचे नहीं गिरता, मैं गिर गया तो गिर गया, जाने दो, लेकिन रूप तो बच जाता, उसको चोट नहीं आती। जब ये सब होने के बाद जब ऊपर आए तो भूप ने अब उनका हाथ छोड़ दिया था कि अब तुम जो है बिना हाथ पकड़े चलोगे। अब जब ये सारी कहानी सुना रहा था तब महीप ये सारी कहानी वहां पे खड़े होकर सुन रहा था। तब उसे ये चीज पता चलती है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा चाचा है, यानी कि रूप सिंह जो है उनका चाचा है। ये महीप को पहली बार पता चलता है। पर्वतारोहण की बातें, अब ये चूंकि एक तरीके से पर्वतारोहण तो कर रहे थे, तो ये क्या क्या हुआ था इस बात पे, वहां से आगे बढ़ने पर दोनों मित्र पर्वतारोहण पर चर्चा करने लगते हैं। भाई इस समय वो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे, रूप सिंह भी पर्वतारोहण कंपनी में ही काम करता था। तो वस्तुतः भूप दादा के साथ घटी उक्त घटना के 1 वर्ष बाद रूप सिंह की भेंट शेखर के पिताजी से हुई थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। रूप सिंह ने पर्वतारोहण की शिक्षा शेखर के पिता से ही पाई थी। शेखर द्वारा रूप सिंह ने उसी समय पहाड़ पर चढ़ने की तकनीक के विषय में पूछने पर वह उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसी से यह प्रश्न पूछ लेता है, जिस पर वह एक परीक्षार्थी की तरह पहाड़ पर चढ़ने के सिद्धांतों को याद करके रूप सिंह को पहाड़ पर चढ़ने की तकनीक बताने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों पर्वतारोहण पे जो है आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई हमने सीखा, तो वो बताते हैं कि जो ये घटना घटी गिरने की, इसके 1 वर्ष बाद ही जो है वो शेखर कपूर के पिताजी से रूप सिंह की मुलाकात हुई थी और उन्होंने ही पर्वतारोहण की पूरी नॉलेज रूप सिंह को सिखाई थी। तो ये डिस्कशन चल रहा होता है, दोनों में वार्तालाप होती है, प्रश्न उत्तर होता है। तो किस तरीके से रूप सिंह पूछता है कि भाई कैसे सीखा, तो इसके बदले में शेखर कपूर खुद उल्टा रूप सिंह से पूछ लेता है कि आखिर इसकी तकनीक बताओ। तो पर्वतारोहण के संबंध में रॉक पिट एंड एंकर, रोप लैंडर, गार्डेलिंग, फ्री पैडलिंग आदि की चर्चा करते करते दोनों मित्र पहाड़ से सटे सकड़े मार्ग पर आ पहुंचे, जहां चलने में थोड़ी सी भी भूल करने का अर्थ था नीचे बहने वाली संकरी नदी में गिरना। शेखर डर के मारे घोड़े से उतरना चाहता था, पर महीप ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब ये लोग पर्वतारोहण के जो जटिल शब्द होते हैं उनके सारे डिस्कशन करते हुए चल रहे थे। एकदम से ये लोग एकदम सकरे रास्ते पर आ गए कि अगर जरा सा डिसबैलेंस हुए तो नीचे संकरी नदी बह रही थी, उस पर गिर जाते। तो अब रूप सिंह घोड़े से उतर जाना चाहता था, लेकिन महीप ने मना किया कि नहीं, आप घोड़े से मत उतरिए, क्योंकि घोड़े को पता था कि उसे कैसे चलना है। वह अपने दोनों घोड़ों हीरू और वीरू को पुचकारता हुआ संभल संभल कर आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा था। तभी सामने से भेड़ों के साथ भोटिया कुत्ते को आता देखकर दोनों मित्रों को घोड़े से उतरना पड़ा। अब क्या हुआ, महीप ने मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं उतरना है, लेकिन जो है वो आराम से पुचकारता दोनों घोड़ों के लिए। इन सामने से भेड़ों को खदेड़ने के लिए पहले लोग नहीं, कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, वहां तो भोटिया कुत्ते उनको बोला जाता है, वो भेड़ों को लेके आ रहे थे। तो अब जब इतने सारी भेड़ें आ रही हैं तो हार कर उन लोगों को घोड़े से उतरना पड़ा। अब वो लोग को पैदल चलना था। रूप का शैला से प्रेम। अब शैला जो महीप की माँ है और भूप सिंह की वाइफ, रूप भी उसको बहुत पसंद करता था। तो ये कैसे हुआ, ये देखिए। महीप की नजरें खतरनाक कुत्ते पर थीं और दोनों मित्रों की भेड़ें हाँक रही सलोनी लड़की पर। महीप क्या है, वो कुत्तों पर ध्यान रखे था और दोनों जो मित्र थे रूप सिंह और शेखर, उन भेड़ों के साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उन दोनों की नजरें उस लड़की पर थी। शेखर के पूछने पर क्या उसने कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी है, रूप सिंह अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ शैला का उल्लेख करता है, जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी पर उससे मन ही मन प्रेम करता था। वह बताता है कि उसे बाद में पता चलता है कि शैला उससे नहीं बल्कि उसके भूप दादा से प्रेम करती है। तो शेखर पूछता है क्या तुमने भी कभी प्रेम किया था, तो वो बताता है कि हाँ, एक लड़की थी शैला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसके बड़े भाई भूप से प्यार करती होती है। शेखर को यह सब बताता हुआ वह उस छोटे से मैदान को ढूंढने लगा जहां वह भेड़ें चराया करता था, लेकिन महीप उसे बताता है कि अब वह मैदान पहाड़ में धंसने से दब गया है। रूप सिंह अपनी प्रेम की निशानियों को खोकर दुखी होता है। शेखर द्वारा वहां के दृश्य अत्यंत मनमोहक कहने पर वह शेखर से कहता है कि पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। सुर्गी यानी स्वर्ग इसी क्षेत्र का आखिरी गांव है और उसके थोड़े आगे स्वर्गारोहिणी है, और वह महीप के विषय में सोचने लगता है। तो अब क्या होता है
वो उसने बताया कि भाई शैला से वो प्यार करता होता है, लेकिन वो शैला जो है भूप से प्यार करती होती है। फिर वो मैदान खोजने लगता है जहां पर वो यानी कि रूप सिंह भेड़े चराया करता था। लेकिन महीप बताता है कि कुछ साल पहले पहाड़ धंस गया था, इस कारण से वो मैदान जो है गायब हो गया। अब वो वहीं पे क्या कहते हैं भेड़ चढ़ाता था, वहीं वो शैला को देखता था, तो वो उसके प्यार की निशानी थी, वो सब खो गया था, तो उससे बहुत दुखित था। लेकिन शेखर जो है, उसके फ्रेंड जो है, वो आसपास के सभी मनमोहक दृश्यों का नज़ारा ले रहे होते हैं। और फिर उसके बाद रूप सिंह बताते हैं कि जो पांडव हैं इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे, यानी कि सुर्गी ये, और आगे ही स्वर्गारोहिणी जो है गांव है, और वो आखिरी ये गांव है, ये बताया जाता है। फिर उसके बाद ये बताते हुए वो महीप के बारे में सोचने लगता है। महीप उन लोगों को लेके जा रहा था, भाई वो आदमी है, तीन ही लोग तो चल रहे थे, तो वो महीप के बारे में सोचने लगता है रूप। महीप की उदासीनता। अब महीप के बारे में क्या चीजें होती हैं देखिए। रूप सिंह और शेखर महीप के घर परिवार के बारे में जानना चाहते थे, पर महीप इन बातों के प्रति उदासीन था, वो नहीं बताना चाहता था। वह यह कहकर दोनों मित्रों को चुप करा देता है कि साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। वस्तुतः शेखर महीप के द्वारा इतनी छोटी उम्र में लैंडस्लाइड वाले खतरनाक रास्तों से होकर इतनी दूर आने जाने को लेकर चिंतित था। तो वो पूछता है कि भाई तुम्हारे घर में कौन है, तो बताने में कहता है कि आप चुप रहिए, रास्ता बहुत खतरनाक है। और शेखर और रूप इसलिए टेंशन में थी कि भाई लड़का छोटा है और इतने लैंडस्लाइड वाले जगह पे ये ऐसे काम कर रहा है, क्या इसके घर में कोई चिंतित नहीं होता है। आगे बढ़ने पर जब घोड़े झरने पर बहता पानी पीने लगते हैं, तब महीप भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इस क्रम में दोनों मित्र घोड़ों से उतर जाते हैं। रूप शेखर को बताता है कि जब वह महीप की उम्र का था तब कपूर साहब ट्रेनिंग के लिए इधर आए थे। अब आगे जाकर थोड़ा सुस्ताते हैं, भाई घोड़े भी सुस्ताते हैं, वो भी पानी पीते हैं, महीप भी पानी पीता है, दोनों उतर जाते हैं। तो बताते हैं कि भाई जब रूप सिंह बताता है कि मैं जब महीप की उम्र में था ना, तभी उनके पिता उन्हें मिले थे और उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया था। उनके राह भटक जाने पर उसने उन्हें पहाड़ पहुंचाया था और वह उनसे खुश होकर उसे अपने साथ मसूरी ले गए थे। तो एक बार जब पहली बार मिले थे ना, तो इन्हीं रास्तों पे मिले थे और वो अपना रास्ता भटक गए थे। तो रूप सिंह ने उन शेखर कपूर के पिता को रास्ता दिखाया था। इस बात से शेखर कपूर बहुत खुश, शेखर कपूर के जो पिताजी हैं ना, वो बहुत खुश हो गए थे और फिर वो उनको मसूरी ले गए और वहां पे जाकर उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। महीप के कहने पर दोनों घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहां से माही 1.5 किलोमीटर दूर था। रूप गांव के जितना करीब पहुंच रहा था उतना ही वह अपने बाबा, माँ, भूप दादा सहित घर, खेत, केदार काठा और दुर्योधन जी के मंदिर को याद कर भावुक होता जा रहा था। अब जहां पे ये लोग रुके थे सुस्ताने से, वहां से जो है 1.5 किलोमीटर माही गांव था। महीप बोलता है आप लोग घोड़े पे बैठ जाइए, वो लोग घोड़े पे बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही रूप सिंह अपने गांव के करीब पहुंच रहा था तो उसे सब लोग याद आने लगे, माँ, पिताजी, उनका घर, आसपास के मंदिर, दादा, तो सब उसको याद आ रहा था और वो बहुत ही भावुक होता जा रहा था, इमोशनल होता जा रहा था। अब क्या, माही गांव में प्रवेश। अब जो माही गांव पहुंचना था, अब ये माही गांव में जैसे प्रवेश होता है तो वहां पर क्या होता है। गांव में पहुंचे 2 अनजान व्यक्तियों को देखकर कुछ लोग वहां जमा हो गए। रूप सिंह एक एक कर उन चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। दोपहर के 3 बज चुके थे। रूप सिंह ने 10-10 के 12 नोट थमाते हुए महीप को रात भर वहीं रुक जाने के लिए कहा, मगर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चल पड़ा। रूप सिंह एक बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। तो अब क्या होता है, गांव पहुंच गए, उस समय करीबन 3 बजा था। उसने 10-10 के जो हैं 12 नोट जो है उनको थमाए। किसको? 10-10 के 12 नोट आपके कितने हो जाएंगे? 120 रुपये हो जाएंगे। तो वो 120 रुपये उसने महीप को दिए और कहा कि तुम रात में ये ठहर जाओ, रात बहुत हो गई, अब रात हो जाएगी, कहाँ नीचे जाओगे। तो वो मना कर देता है और वापस चला जाता है। अब जो है वहाँ रूप सिंह उतरता है तो जो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे इन 2 अनजान लोगों को देख के, तो उनसे पूछता है एक बूढ़े व्यक्ति से कि यहाँ पे राम सिंह यानी कि जो रूप और भूप के पिताजी थे, यहाँ रहा करते थे, उनके 2 बेटे थे रूप सिंह, भूप सिंह, अब वो कहाँ रहते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। रूप ने यही बात जब गढ़वाली में कही, गढ़वाली भाषा में जब उसकी कही, पहाड़ी भाषा में, तब बूढ़े ने उसे बताया कि रूप सिंह तो बहुत पहले भाग गया। इस पर वह उन्हें पहचानते हुए अपना परिचय देकर कहता है कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी हैं और उनके पांव छूने लगता है।
तो अब जब उनको हिंदी में समझ में नहीं आया तो गढ़वाली भाषा में बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ रूप सिंह तो बहुत पहले भाग गया। तो फिर वो रूप सिंह जो है उन बूढ़े व्यक्ति को पहचान जाता है और बोलता है कि आप त्रिलोकनाथ जी हैं। तो उन्होंने त्रिलोक सिंह जी हैं, तो उन्होंने बोला कि, और उनके पैर छूने लगता है। वहां उपस्थित एक व्यक्ति के पूछने पर कि आप इतने दिन कहाँ थे, वह उन्हें अपने पर्वतारोहण संस्थान में कार्य करने के विषय में बताता है। अब इतने सारे लोग एकत्र थे, तो वहां से पूछता कि तुम भाई 11 साल पहले गए थे, इतने साल कहाँ रहे? तो वो बोलता है कि मैं पर्वतारोहण कंपनी में काम कर रहा था। त्रिलोक सिंह की जिज्ञासा शांत करने के लिए रूप सिंह उन्हें अपने रोजगार और वेतन की जानकारी देता है, परंतु त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं होता कि सरकार सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी को 4000 रुपए वेतन देगी। अब त्रिलोक सिंह पूछे तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम नौकरी करते हैं, हमको 4000 वेतन मिलता है। तो त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था, कोई खाली सरकार जो है पहाड़ पे चढ़ने के लिए लोगों को 4000 रुपए का वेतन देगी। 4000 रुपए उसमें बहुत होते थे, तो उन्हें लगा इतना वेतन है खाली पहाड़ चढ़ने के लिए उनका, क्योंकि उनको इसलिए ताज्जुब हो रहा था कि पहाड़ चढ़ना उतरना उन लोगों का रोज का काम था, खाली उतरने चढ़ने के लिए इतना पैसा देना, इसलिए उनको त्रिलोक सिंह को ताज्जुब हो रहा था। माता पिता के निधन की सूचना, अब वो इतने साल बाद आया था तो उसे अपने माँ बाप के निधन की सूचना मिलती है। कैसे? रूप सिंह उनसे अपने घर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन त्रिलोक सिंह द्वारा उसके घर के उजड़ने व माता पिता के निधन के बारे में बताने पर वह उदास हो जाता है। भूप के विषय में पूछने पर वहां खड़ी एक औरत उनके जीवित होने, उनकी पत्नी व बेटे महीप के विषय में बताती है। तो अब क्या है, रूप सिंह जो है वो बोलता है कि अब ठीक है हम आपसे मिल लिए, अब घर जाते हैं। तो त्रिलोक सिंह उनको बता देंगे उनका घर पूरा जो है भूस्खलन हुआ था, उसमें लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें दब गया, उसके माँ बाप मर गए उसी में दब के। फिर वो बड़ा अफसोस होता है, उसे घर भी नहीं है, माँ पिताजी भी नहीं है। तो फिर वो अपने दादा के बारे में, तो फिर एक औरत बताती है कि नहीं हाँ वो हैं, उनकी पत्नी के बारे में, उनके बेटे महीप के बारे में बताती है। महीप के विषय में पता चलने पर रूप सिंह व शेखर हैरान होते हैं। जब महीप के बारे में पता चलता है तो भाई इतने रास्ते जो लड़का मुझे लेकर आ रहा था वही मेरा भतीजा था, तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं। रूप सिंह उसे देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन वह वहां से जा चुका होता है। वो ढूंढते हैं लेकिन वो तब तक चला गया। शाम होने वाली थी। त्रिलोक सिंह रूप सिंह को सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाने के लिए कहता है जहां भूप सिंह का घर था, पर वह पत्थर, खूंटी, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि के ना होने की विवशता जाहिर करता है, जिस पर वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना सामान्य बात थी। अब वो महीप को देखते हैं तो वहां जा चुका होता है। शाम होने वाली, अंधेरा होने, पहाड़ों पे अंधेरा होने से मतलब अपने अपने घर पहुंच जाइए, क्योंकि उसके बाद रास्ते दिखते नहीं है। तो बोलते हैं भाई अंधेरा होने वाला है, सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे भूप सिंह का घर है, तुम यहाँ पर चढ़ जाओ, चले जाओ। अब वो उसके पास पर्वतारोहण करने के जो औजार थे वो थे ही नहीं, तो वो बोलता है कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो सभी लोग हंसने लगते हैं कि भाई क्यों हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पहाड़ पे चढ़ना उतरना एकदम नॉर्मल डेली रूटीन का बात थी, और इनको यहाँ जब तक औजार नहीं है तब तक ये चढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सभी लोग सोच के वहां पे हंसने लगते हैं। रूप और भूप का मिलन, फिर किस तरीके से दोनों भाइयों का मिलन होता है, क्या होता है। इसी बीच भूप सिंह वहां आते हैं। गोरे चिट्टे चित्तीदार चेहरे और भौंवों पर कटे निशान वाले भूप अब और भी ठोस और सख्त लग रहे थे। रूप उनके चरण स्पर्श करता है। दोनों भाई एक दूसरे को पाकर खुश होते हैं। रूप सिंह उन्हें शेखर से परिचित करवाता है। वह उनके नमस्कार का जवाब ना देते हुए बिना किसी गांव वाले से बात किए उन दोनों मित्रों के बैग उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अब इसी बीच जो है पहाड़ से उतर के तब तक वहां पे भूप सिंह आ चुके होते हैं। दोनों भाई मिलते हैं, रूप सिंह उनका पैर छूते हैं। बड़े ही कठोर व्यक्ति लगते हैं वो, देखने में पेरेंट्स जैसे लगते हैं। शेखर से उनकी पहचान कराता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते, ना ही किसी से कोई बात करते हैं। वो सीधे वो दोनों के बैग्स उठाते हैं और पहाड़ की तरफ चल देते हैं, मतलब घर की तरफ चल देते हैं। चढ़ाई का प्रारंभ, अब जो है ना भूप सिंह का घर है हिमांग पर्वत पे था अलग, तो अब उसके लिए अलग चढ़ाई करनी थी। तो अब ये चढ़ाई कैसी हुई देखिए। भूप का घर खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ था, यानी कि उनका घर जो था एकदम खड़ी चढ़ाई था। एक चढ़ाई होती है आप ऐसे ऐसे करके चढ़ो, एक होती है एकदम सीधी चढ़ाई, तो उस चढ़ाई पे उसका घर था। रूप और शेखर पेड़ और पत्थरों के सहारे पहाड़ पर कुछ ऊपर तो गए, किंतु अब और ऊपर चढ़ने की ताकत उनमें नहीं थी। थोड़ा थोड़ा पकड़ के तो चढ़े, मगर अब आगे वो नहीं, क्योंकि एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई थी, अब वो आगे नहीं चढ़ पा रहे थे। दोनों को रुका हुआ देखकर भूप उनके पास आकर अपनी कमर में मफलर बांधकर रूप को वो उसके दोनों छोरों को पकड़ने के लिए कहते हुए शेखर को आश्वस्त करते हैं कि कुछ ही समय बाद वह उसे भी ऊपर ले चलेंगे।
अब वो चढ़ नहीं पा रहे थे, तो भूप सिंह पलट के देखते हैं कि नहीं है, तो उनके पास मफलर था। मफलर को कमर में बांधते हैं और बोलते हैं कि दोनों छोरों को, मतलब ऐसे करके रखते हैं और दोनों छोर पीछे होते हैं। कहते हैं रूप से कि तुम इनको आराम से अच्छे से टाइटली पकड़ लो और चढ़ो मेरे साथ में। और शेखर से बोलते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं अभी तुमको दोबारा लेने के लिए आऊंगा। पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में उन्होंने कई बार मफलर को जोर से पकड़ने रहने की हिदायत भी दी, ताकि नीचे सूपनी नदी में गिरने का खतरा ना रहे। चढ़ाई के दौरान भूप दादा जिस धैर्य, आत्मविश्वास, बल और कुशलता के साथ मांसपेशियों व अंगों का उपयोग कर रहे थे, उसे देखकर रूप को लग रहा था कि भूप दादा छिपकली, बनमानुस या फिर रोबोट में से क्या है। अब क्या है, जब वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, रूप को पीछे मफलर बांध के चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मफलर टाइटली पकड़े ना, क्योंकि अगर छूटेगा तो तुम सीधे नीचे सूपनी नदी में जाकर गिरोगे। तो जिस तरीके से भूप सिंह चढ़ाई चढ़ रहे थे, एकदम फुर्ती से, धीरे से, हर एक कदम बैलेंस्ड, आराम से चढ़ते हुए जा रहे थे, तो रूप सिंह को ये लग रहा था कि ये किसी छिपकली, बनमानुस या रोबोट कैसे हैं ये, जो इस एज में भी इतनी फुर्ती और दृढ़ता के साथ इतनी आसानी से ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। चढ़ाई पर चढ़ते हुए घंटे भर में दोनों भाई ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर घर की ओर आवाज लगाकर भूप दादा शेखर को लाने के लिए नीचे की ओर चले जाते हैं। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद रूप सिंह ऊपर घर पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर घर में अंदर आवाज लगाते हैं और वापस पलट के वो शेखर को लेने के लिए नीचे चले जाते हैं। भाभी के दर्शन। अब पहली बार भाभी के दर्शन होते हैं। ये शैला नहीं है, ये दूसरी स्त्री है। याद रखिएगा, शैला आत्महत्या कर चुकी है, जिसी वजह से महीप उसको छोड़ के चला गया था। तो भाभी के दर्शन यहाँ पर वो शैला नहीं है, जो दूसरी स्त्री लेकर आया था भूप सिंह, ये वो है। पहाड़ के ऊपरी समतल भाग पर मकई की फसल, सेब और देवदार के वृक्ष लगे थे। उस क्षेत्र की परिक्रमा करने के दौरान रूप की नजर एक गुफा नुमा आश्रम पर जाती है, जिसके पास ही 2 झोपड़ियां भी थी। वहीं एक छप्पर के नीचे एक स्त्री खड़ी थी, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि शायद यह उसकी भाभी हो, पर वह संकोचवश आगे बढ़कर उस झरने को देखने लगता है जो सूपनी नदी में गिरता था। तो अब क्या है, वो ऊपर पहुंचता है। सब तरफ समतल, जरा पहाड़ के ऊपर समतल एरिया होता है, वहां पे चारों तरफ मुआयना कर रहा होता है। वहीं पे 1-2 झोपड़ियां बनी होती हैं गुफा के टाइप पे। तो वहां पे एक लेडी खड़ी होती है, वो सोचता है कि मेरी भाभी है, लेकिन अब चूंकि परिचय नहीं हुआ है, जानते नहीं है, तो वो संकोचवश उस दूसरी तरफ झरने को देखने लगता है, वो झरना जो नीचे नदी में गिर रहा होता है। इसी बीच शेखर के साथ भूप दादा भी वहां पहुंचते हैं। अभी वो इतना अवलोकन कर ही रहा होता है कि वो भूप सिंह शेखर को लेकर ऊपर आ जाते हैं। उनके द्वारा बताए जाने पर रूप अपनी भाभी के चरण स्पर्श करता है। फिर 2 मित्र खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात खूब वर्षा हुई। धुंध में निकले हुए लाल रंग के सूरज के कारण वहां नीचे बसा माही गांव अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा था। प्रातः भ्रमण के बाद दोनों मित्रों ने भूप दादा के साथ बैठकर नाश्ता किया। भाभी भुट्टे सेक कर दिए जा रही थी और दोनों मित्र और भूप दादा भुट्टे खाए जा रहे थे। अब वो जब शेखर को लेकर पहुंचते हैं, तो फिर भूप दादा जो हैं पूरा इंट्रोडक्शन कराते हैं उस स्त्री से कि ये तुम्हारी भाभी है। वो चरण स्पर्श करते हैं। दोनों लोग आराम से खाना वाना खा के सो जाते हैं। उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती है। फिर सुबह उठ के धुंध है, लाल सूरज है, बहुत ही सुंदर नीचे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर थे, माही गांव नीचे था, देखते हैं तो बहुत सुंदर लग रहा होता है। सुबह फिर घूम फिर के जो है नाश्ता करते हैं रूप सिंह, भूप सिंह और शेखर। वो भुट्टे उनकी भाभी सेक सेक के दे रही थी और वो तीनों ही भुट्टे खा रहे थे। प्रकृति का तांडव, चिड़िया और गीत की कहानी। किस तरीके से प्रकृति का तांडव हुआ था, उसका घर, माता पिता सभी मर गए थे, और गीत की कहानी जो भूप सिंह सुनाते हैं क्या है। रूप के पूछने पे कि भूप दादा ने पहाड़ पर आकर बसने के कारण का उल्लेख करते हुए उसे बताया कि उसके जाने के बाद अगले वर्ष किस प्रकार भीषण बर्फबारी हुई थी, जिसमें हिमांग पहाड़ धंस गया था, जिसमें उसके खेत, घर और परिवार सब कुछ दब गया और वह छप्पर पर रहने के कारण बच गए थे। भूप दादा ने यह भी कहा कि यदि उस समय उन्हें रूप का साथ मिलता तो वे मलबे को हटाकर न सिर्फ अपने खेत बल्कि माँ बाबा को भी निकाल लेते। तो रूप सिंह ने बोला कि पहले तो हम लोग नीचे माही गांव में रहते थे, आपने इतने पहाड़ पे ऊपर आकर क्यों रहा। तो उन्होंने कारण बताते हुए बोला कि तुम्हारे जाने के 1 साल बाद बहुत भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण ये जो पहाड़ है ये धंस गया। धंसने के कारण जो है इनका पूरा घर, माँ बाप सब दब गए। ये छप्पर पे थे, यानी कि पहाड़ के ऊपर थे, इसलिए ये बच गए थे।
तो फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया, अगर तुम साथ होते तो शायद हम घर भी बचा लेते, अपने माँ बाप को भी बचा लेते, सब कुछ बचा लेते। तो इस चीज़ का अफसोस भी बताया कि तुम नहीं थे। रूप की भाभी चाय लेकर आती है। भूप दादा चाय पीते पीते बाबा के द्वारा कही गई गीत और नन्ही चिड़िया वाली उस कहानी का उल्लेख करते हैं, जिसमें गीत ने शर्त रखी थी कि वह उससे ऊंचा उड़कर दिखाए। तो अब यहाँ पर जो है ना, रूप की भाभी चाय लाती हैं, तो अब वो बताते हैं कि तुम्हें ऊपर आकर क्यों रहा, क्या कारण था कि ऊपर रहे। तो इसके लिए उनके पिताजी राम सिंह जो है कहानी सुनाया करते थे गिद्ध और चिड़िया की। गिद्ध ने शर्त रखी थी चिड़िया जो है उनसे ऊपर उड़ के दिखाएगी, तब वह उसे छोड़ देगा, नहीं खाएगा। और तब चिड़िया ने जी जान लगाकर उड़ान भरी और आकाश में तेजी से ऊपर जाते हुए गिद्ध की पीठ पर जा बैठी। यह कहानी सुनाकर वे कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया मौत की पीठ पर जा बैठी, उसी प्रकार वह भी उसी पहाड़ पर आ बस गए जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। तो अब क्या होता है कि वो कहानी जो राम सिंह सुना रहे थे ना, वही कहानी सुनाते हैं कि गिद्ध ने शर्त रखी कि जो है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस अगर तुम मुझसे ऊंचा उठ कर दिखाओगे। तो चिड़िया भी जी जान लगा के एक बार में खूब तेजी उड़ान भरती है और गिद्ध की पीठ पे जाके बैठ जाती है। तो अब वो अपनी मौत की पीठ पे बैठ गई, अब उसको छोड़ देता है वो। तो उसी तरीके से जिस तरह चिड़िया अपनी मौत की पीठ पर बैठी थी, उसी तरह मैं भी उसी पहाड़ पर आकर बैठा जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, यानी कि इस मौत के पहाड़ पे आकर मैं यहाँ पर बस गया। तो बसने का कारण भी वो बता देते हैं। आगे शैला की मौत, किस तरीके से उनकी पत्नी शैला की मृत्यु हुई, ये बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं, भूप दादा ने रूप को यह भी बताया कि किस प्रकार मलबा हटाकर उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और शैला को ऊपर ले आए। मतलब जब इस पहाड़ पे आकर उन्होंने रहने का निश्चय किया, तो सबसे पहले यहाँ जो सब कुछ मलबा होता है ना भाई, समतल जमीन बनानी पड़ती है, तो उन्होंने सब कुछ क्लियर किया और शैला को ब्याह के वो वहाँ पर ले आते हैं। फिर दोनों ने मिलकर झरने के पानी को किस प्रकार अपने खेतों में मोड़ा। उनके द्वारा उसे यह भी जानकारी मिली कि महीप शैला का पुत्र है और उसके गर्भ में रहने पर वह एक अन्य औरत को ले आए थे। रूप और शेखर शैला के नदी में कूद कर जान दे देने की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। तो अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि भाई मैं शैला को ले आया, मैंने और शैला ने मिलकर बहुत मेहनत करी, जो झरने का पानी था उसे खेतों की तरफ मोड़ा और खेती करी। और फिर किस तरह वो बताते हैं कि महीप जो है भूप का और शैला उन दोनों का पुत्र है, ये उन्हें पता चलता है कि उन्हें पता नीचे चल गया था। फिर वो बताते हैं कि महीप उनका पुत्र था। फिर वो ये बताते हैं कि जब महीप होने वाला था, शैला प्रेग्नेंट थी, तो उसी समय वो एक औरत को अपने घर ले आए थे, जिस कारण से जो है शैला बहुत ज़्यादा दुखित हो जाती है और बाद में वो नीचे नदी में कूदकर, अपनी सूपनी नदी में गिर के कूदकर अपनी जान दे देती है। और ये सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसी घटना के बाद महीप ने घर छोड़ दिया और नीचे रहने लगा। वह शैला की मौत के लिए अपने पिता को कसूरवार समझता था। भूप दादा को रूप के घर छोड़ने, माँ बाप और शैला के मरने और महीप के चले जाने का अफसोस था। तो उन्होंने बताया कि महीप ने अपनी माँ के मरने के तुरंत बाद ही घर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो अपने पिता को मानता था। और इस तरीके से जब रूप सिंह को सब कुछ पता चलता है, तो अपने माँ बाप, अपनी भाभी के मरने, महीप के चले जाने, इन सब पे बहुत ही अफसोस जताता है कि उसके चले जाने के बाद कितना सब कुछ घटित हो गया। अब क्या है, भूप का हिमांग से मोह, यानी कि जिस पर्वत पे वो रह रहा था उससे मोह की बात बताते हैं। रूप अपने भैया का दुख सहा नहीं जा रहा था। अब इतने दिन बाद मिला था, पिता उसका भाई बहुत दुखी था, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था। वह अपने भैया भाभी को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर भूप दादा ने उसका अनुरोध नहीं माना। रूप और शेखर को वहां बैलों के होने पर हैरानी हुई, तो भूप ने बताया कि वह बारी बारी से 2 बछड़ों को कंधे पर उठाकर ऊपर लाया था। वही बछड़े आज बैल बन गए हैं। रूप के अनुसार कभी किसी समय धंस जाने वाले उस पहाड़ पर जीवन बिताना खुदकुशी करने जैसा था, किंतु भूप दादा का मानना था कि वह और उनकी पत्नी उस पहाड़ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि अपने पेड़, झरना, अपने पुरखों की आत्मा, माँ, बाबा, शैला और महीप के साथ हैं। वह उसी पहाड़ पर जीना और मरना चाहते थे। अब रूप जो है ना, अपने भाई को इतना ज़्यादा उदास देखता है, इतना सब कुछ घटित हो गया होता है, वो बोलते हैं कि चलिए आप हमारे साथ चल के मसूरी में रहिए। वो मसूरी में रहता होता है, तो वो ऑफर करता है कि आप रहिए, लेकिन भूप दादा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा पत्नी है, पेड़ है, झरने हैं और साथ ही यहाँ पर सभी हैं, शैला है, माँ है, पिताजी हैं, महीप है, सब है, दूर है भले तो क्या हो, मतलब है तो यहीं पास में, यहाँ से दूर नहीं जाऊंगा। शेखर और रूप ने वहां पर दो बैलों को भी देखा था। जिस रास्ते पे आदमियों का चढ़ना मुश्किल था, उस पहाड़ पर बैल कैसे आए? तो जब उन्होंने पूछा तो जो है भूप ने बताया कि जब ये छोटे छोटे बछड़े थे तो मैं इन्हें कंधे पर, पीठ पर लाद कर ऊपर ले आया था, आज ये बड़े होकर बैल बन गए हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी कहानी थी हमने आपको बताई, शॉर्ट में फटाफट सारी चीज समझा दी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब इसी कहानी पर आधारित हमारे पास प्रश्न है जो हमने अभी तक नहीं किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इनको क्या करना है। प्रश्न संख्या 1 है, रूप सिंह अपने बड़े भाई भूप सिंह को पकड़ से छुटकारा पाने के लिए उन्हें पहाड़ से धक्का दे देता है। आपकी नजर में रूप सिंह का यह व्यवहार कितना उचित या अनुचित है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। क्या हुआ, जब रूप सिंह जो है भागकर देवकुंड आ गया था तो भूप सिंह ने उसे पकड़ के फिर वापस अपने गांव ले जा रहे थे, तो एक जगह ऐसी आई थी जहां पे रूप सिंह ने अपने भाई को धक्का दे दिया था और दोनों गिर के नीचे एक पेड़ में जाके अटक गए थे। तो क्या एक छोटे भाई को अपने भाई को ऐसा धक्का देना चाहिए था? अगर आप सहमत है कि हाँ धक्का देना चाहिए था तो आप उसमें उत्तर देंगे, और बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए तो उसमें तर्कपूर्ण उत्तर देना, मतलब आप जो भी उत्तर देंगे उसका रीजन आपको देना है कि आप ये उत्तर क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। रूप सिंह को अपने गांव का संघर्षपूर्ण जीवन पसंद ना था, वह घर छोड़कर देवकुंड भाग गया था, किंतु उसके अग्रज यानी कि बड़े भाई भूप सिंह ने उसे खोज निकाला और उसका हाथ पकड़कर पहाड़ों से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच उनसे छुटकारा पाने की बात सोचकर रूप सिंह ने उन्हें ढलान की ओर धकेल दिया था। निसंदेह उस समय रूप सिंह छोटा था और उसमें परिपक्वता का अभाव था, मतलब वो छोटा था, एक जो बड़े लोगों की सोच होती है वो उसके अंदर नहीं थी, किंतु उसका ऐसा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। भाई छोटा बच्चा हो, आज अगर एक छोटा सा बच्चा दूसरे को हम बोल देंगे तो जिसने धक्का दिया उसी को तो हम गलत मानते हैं ना, क्यों? धक्का देना गलत बात होती है, वो भी पहाड़ से धक्का दे दिया था, उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके धक्का देने के कारण भूप सिंह वह स्वयं नीचे गिर गए थे, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। रूप सिंह के इस व्यवहार से बड़ों के प्रति अनादर का भाव भी परिलक्षित होता है, मतलब ये गलत चीज है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, जबकि वो भी भूप सिंह भी गिरे और साथ में वो भी गिरा, इससे दोनों की जान जा सकती थी। तो और अपने बड़े भाई को दिया तो एक तरीके से अपने बड़े भाई के प्रति अनादर था, वो उनका आदर नहीं करता था। रूप सिंह को अपने अग्रज को धक्का देने से पूर्व यह भी सोचना चाहिए था कि वह उसे घर ले जाकर उसका ही भला करना चाहते हैं। धक्का देते समय रूप उनके स्नेह, अपनत्व, भलाई की भावना को ना समझ सका, अन्यथा वह किसी भी हाल में ऐसा गलत कदम नहीं उठाता। तो रूप सिंह ने जब उन्हें धक्का दिया तो वो ये नहीं सोच पाया कि वो उनको घर ले जाके उनके साथ भला ही कर रहे हैं, जबकि ये भी शो कर रहे थे कि वो हाथ पकड़ के ले जा रहे थे कि बड़ा भाई उनको कितना प्यार करता है, कितना अपनापन है, कितना स्नेह है। तो ये सारी चीजें रूप सिंह नहीं समझ पाए थे, इसीलिए उन्होंने धक्का दे दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, तुमने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो सुनी होगी। सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत सुनने में बहुत भली नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई वही जानता है जिस पर सचमुच में पहाड़ टूटा हो। आरोहण कहानी में भूप सिंह के उक्त कथन के आलोक में जीवन और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए उसके संघर्ष पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर सिर पर पहाड़ टूटना, अगर ये कहावत है तो उसका मतलब सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत का आना, ये कहावत है। आप कहावत तभी जान सकता है कि जिसके ऊपर सच में पहाड़ यानी मुसीबतें पड़ी हो, लेकिन यहाँ पे तो लिटरली जो है भूप सिंह के माता पिता के ऊपर पहाड़ टूटा था। तो आपको ये जो इन्होंने कथन कहा भूप सिंह ने, इसके पे प्रकाश डालना है, आखिर उन्होंने क्या बात कही और इसमें क्या क्या संघर्ष किया था उन्होंने, ये सारी चीजें। तो क्या है, आरोहण कहानी के नायक भूप सिंह का जीवन संघर्षमय एवं दुख से भरा हुआ था। अनुज रूप सिंह घर छोड़कर चले जाने से उनका सहारा छिन गया था। रूप सिंह के पलायन के अगले साल हुए भूस्खलन में उनके खेत, घर, उनके माता पिता भी हिमांग पर्वत के नीचे दब गए थे। एक तो भाई छोड़कर चला गया, दूसरे साल ही उनका घर, परिवार, माता पिता सब जो है वो पहाड़ में दब गए।
किंतु अपनी सारी दुनिया के नष्ट होने के बाद भी भूप दादा ने ना तो पलायन की बात सोची और ना वे जिंदगी से ही निराश हुए। अब इतनी बड़ी मुसीबत आती तो लोग सोचते अरे यहाँ पहाड़ में रह के क्या करना, जा रहे हैं हम समतल एरिया में रहेंगे जाके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो वहीं पे रहे और संघर्षपूर्ण जीवन जीते रहे। उल्टे उन्होंने हिमांग अर्थात मौत की पीठ पर बस जाने का निर्णय किया, यानी जिस पहाड़ ने उनके सब कुछ को छीन लिया था वो उसी पर बसने का उन्होंने निश्चय कर लिया और पूरे मनोयोग से पुनर्निर्माण में जुट गए। उन्होंने अपनी पत्नी शैला के साथ मिलकर पहाड़ों को समतल कर खेत बनाए, झरने का रुख मोड़कर खेतों की ओर किया। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और पहाड़ हरे भरे खेत लहलहाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मौत के पहाड़ यानी जिस पहाड़ ने उनका सब कुछ छीना थे उसी पे जा पर बसे, अपनी पत्नी की मदद से वहां पर खेत बनाए, एरिया समतल किया, झरने को मोड़कर खेतों तक पानी लाए और वहां पर हरे भरे खेतों को लहराया। इस प्रकार विपरीत स्थितियों में संघर्ष करते हुए भूप दादा ने जीवन मूल्यों की रक्षा की, यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, कुछ भी नहीं उनके पास बचा था, वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों से लड़े और जीते भी। उनके जीवन की उपलब्धियां उन्हें सामान्य जन से पृथक करती हैं। सामान्यतः विपरीत परिस्थितियों से घबराकर आम व्यक्ति नकारात्मक सोच से जुड़ने लगता है और गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है, जबकि उन्होंने अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी सन्मार्ग का त्याग नहीं किया और पुनर्निर्माण के कार्यों में जुटे रहे। विकट परिस्थितियों में धैर्य धारण कर हिम्मत पूर्वक अपने कर्म पथ पर डटे रहने वाले जीवट पुरुष भूप सिंह एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कहानी में चित्रित किए गए हैं। तो कहानी में क्या था, भूप सिंह के सामने पूरी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसी परिस्थितियां अगर नॉर्मल लोगों के सामने आती है तो वो क्या होते हैं, वो निगेटिव थिंकिंग रखने लगते हैं कि नहीं भैया अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम अकेले बचे हैं, पूरा घर बार, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने हिम्मत से काम लिया, लड़े इन परिस्थितियों से, अपने लिए जीवन का रास्ता निकाला, घर मकान पत्नी सब कुछ बनाया, उन्होंने खेत बनाए, सब कुछ किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कहानी के नायक भूप सिंह बहुत ही हिम्मती और जीवट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, मतलब जीवन से लड़ रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है 3, आरोहण कहानी के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए जो हमें भूप सिंह के जीवन से प्राप्त होती हैं। अब भूप सिंह के जीवन को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं वो आपको बतानी है। क्या है, भूप सिंह आरोहण कहानी का मुख्य पात्र है। उनके अनुज रूप सिंह के घर छोड़कर जाने के बाद हुए भूस्खलन ने उनके खेत घर माँ बाप सब कुछ उनसे छीन लिए थे। बावजूद इसके उन्होंने विनाश का तांडव करने वाले हिमांग पर्वत पर ही अपना बसेरा बनाया, अपनी पत्नी शैला के साथ खेती शुरू की, अथक परिश्रम कर झरने के पानी को खेतों की ओर मोड़ा, अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ के दुर्गम रास्तों से 2 बछड़ों को नीचे से हिमांग पर्वत पर लेकर आए, पहाड़ के नीचे बसे अपने गांव माही में आग लगने पर झरने को मोड़कर आग बुझाई। वह अपने अनुज के कहने पर मंसूरी नहीं गए और उन्होंने उससे यह भी कहा कि मेरी खुददारी को बख्श दो। उन्होंने पहाड़ पर जीने मरने का संकल्प कर रखा था। उनका मानना था कि हिमांग पर वह अकेले नहीं है, बल्कि अपने खेत घर माता पिता शैला महीप तथा पेड़ पौधों के साथ है। तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न के उत्तर में कि उनका सब कुछ तबाह हुआ। उन्होंने फिर वही पर्वत जिसने उनका सब कुछ तबाह कर दिया था, उसी पर्वत पे जाके घर बसाया, अपनी पत्नी के साथ पूरी मेहनत करी, खेत बनाए, घर बनाया, सारा एरिया समतल किया, झरने को मोड़कर खेती करी, फिर अपने कंधे पर 2 बछड़ों को लाद कर लेकर आए, खेती करने के लिए 2 बैल वहां पे उन्होंने रखे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए। और एक बार जब उनके गांव नीचे गांव में जो है आग लग गई थी, तो उसको बुझाने के लिए उन्होंने फिर से झरने का रुख ऐसा मोड़ा कि वो आग पे जाके पानी गिरे, तो वो आग भी बुझाई। और बाद में उनका भाई जब बोलता है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं, आप यहाँ अकेले हो, आप हमारे साथ चलो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं मंसूरी पे जाके आसान जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ मेरे साथ सब कोई है, माँ है, पिताजी हैं, घर है, बीबी है, शैला है, महीप है, सभी कुछ मेरे साथ है, इसलिए मैं यहाँ से छोड़कर बिल्कुल भी कहीं जाना पसंद नहीं करूँगा।
उन्हें महीप के घर छोड़कर चले जाने का बड़ा दुख हुआ था। तभी उसके आने की सूचना पाकर वह नीचे गांव में उतरे थे। इस प्रकार भूप दादा एक और कर्मठ, खुददार, आत्मविश्वासी, आशावादी व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर प्रेम, संवेदना, सहानुभूति जैसे कोमल भाव से परिपूर्ण भी। स्वयं रूप सिंह का ही कहना था कि वह ऊपर से जितने सख्त थे, अंदर से उतने ही नरम। हमें ऐसे व्यक्ति के जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो उन्हें महीप के घर से चले जाने का बहुत दुख था। क्यों? क्योंकि भाई उनका बेटा था और वो उन्हीं के कारण गया था, इसलिए उनको बहुत दुख था। तो यहाँ पे हमें भूप सिंह के जीवन व्यक्तित्व में बहुत सारी जो हैं अच्छी चीज़ें दिखती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक होपफुल व्यक्ति है, एक जो है संघर्षवादी व्यक्ति है, परिस्थितियों से हारता नहीं है। तो सभी कुछ हमने सीखने की कोशिश करी। तो जैसा कि रूप सिंह ने बोला कि वो ऊपर से कठोर दिखते हैं पर अंदर से बहुत नरम है, क्योंकि उनके अंदर संवेदनाएं भी हैं, क्योंकि वो महीप के जाने से दुखी हैं, शैला के जाने से दुखी हैं, माँ बाप के जाने से दुखी हैं। तो वो दुख भी, जहाँ वो इतने कठोर व्यक्ति हैं तो अंदर उतनी संवेदनाएं भी हैं। तो ये सभी कुछ हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हमें ये सारी चीज़ें हम उनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आरोहण कहानी पर्वतीय अंचलों की पलायन जैसी समस्या को रेखांकित करती है। आरोहण मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के बहुत ही मुश्किल जीवन से लोग जो है वहाँ से भागकर आसान जीवन की तरफ आते। तो पलायन करने का मतलब क्या हो? मुश्किल जीवन से लोग भागकर आसान जीवन की तरफ आते। भूप सिंह और रूप सिंह के जीवन के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए और उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें भूप सिंह जैसे लोगों ने संभाल कर रखा है। तो अब जो पलायन कर रहे हैं, ये हमें समस्या हमारे सामने आती है। तो हमें रूप सिंह और भूप सिंह, जैसे रूप सिंह ने पलायन कर लिया था मगर भूप सिंह ने नहीं किया, वो वहीं पे रुका। तो इन दोनों कैरेक्टर को हमें अच्छे से समझना है और उन्हीं के आधार पर हमें इस कथन को अवलोकन करना है। तो क्या चीजें दी है देखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण होता है। पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहने वाले पहाड़ी लोगों के पास आधुनिक सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं रहता है। रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता है। कहानी के नायक रूप सिंह का अनुज भूप सिंह भी छोटी उम्र में ही अपना गांव माही छोड़कर रोजगार की तलाश में मसूरी चला आया था। तो क्या हुआ, वहां पे बहुत मुश्किल जीवन होता है पहाड़ों पर। तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए, आसान जीवन के लिए क्या करते हैं, वहां से पलायन करके वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं जहां उन्हें रोजगार मिल जाता है और इतने मुश्किल जगहों पे रहने, क्योंकि वहां पे सुविधाएं हमारी मूलभूत जैसे लाइट है, पानी है, मोबाइल है, आजकल तो इंटरनेट है, ये सब चीज़ें हम वहाँ नहीं मिलती हैं मूलभूत चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब नहीं मिलती तो उसके लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, मेन प्लेन एरिया पे, कि वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाएं। तो जैसा कि रूप सिंह ने किया था, वो वहां पे आ गए थे, मंसूरी आके रहने लगे थे और वहीं रहकर कपूर साहब की देखरेख में पर्वतारोहण का परीक्षण भी लिया। मतलब वहां पे पर्वतारोहण सीखा उन्होंने, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4000 वेतन वाली नौकरी भी मिल जाती है। किंतु भूप सिंह को किसी भी हाल में अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना गवारा नहीं था। तो रूप सिंह ने अपना घर छोड़ा, फिर शेखर कपूर साहब के यहाँ आके जो है उन्होंने क्या कहते पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली, फिर उनको नौकरी भी मिल गई 4000 की। लेकिन इसके विपरीत भूप सिंह के साथ बहुत कुछ घटित हुआ, उनका सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन तब भी उन्होंने अपने घर को छोड़ने का निश्चय नहीं किया, कि वो अपने घर को छोड़कर नहीं गए। अपने अनुज के पलायन से व्यथित भूप सिंह पर जब विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, भूस्खलन के कारण उनके खेत, घर, माता पिता सभी पर्वत की गोद में समा जाते हैं, तब भी वह उसी हिमांग पर्वत के ऊपर घर बनाकर रहने लगते हैं और अपनी पत्नी शैला के साथ मिलकर खेती करते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर जाने नहीं देती और वह हिमांग पर ही जीवन जीने मरने की ठान लेते हैं। इस प्रकार पहाड़ के संघर्ष में जीवन से घबराकर एक और रूप सिंह अपने क्षेत्र से पलायन कर जाता है, वहीं दूसरी ओर उसके बड़े भाई तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर अपनी मातृभूमि में रहते हुए कर्मठता, खुददारी, आत्मविश्वास व आशावादी जैसे जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं। तो जहां एक भाई ने इन मुसीबतों से जाकर पलायन करके आसान जिंदगी चुनी, वहीं पर भूप सिंह के साथ जहां पर उस पहाड़ में इतना सब कुछ घटित हुआ, सब कुछ खो गया, वहां पे फिर से उन्होंने मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया।
तो यहाँ पर एक भाई आसान रास्ते पे गया, दूसरे भाई ने मुश्किल रास्ता लिया। तो यहाँ पर भूप सिंह जो है वो बहुत ही आशावादी व्यक्ति, कर्मठ यानी कि अपनी कर्म में परायणता रखने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हमने देखा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें, आसान रास्ता चुनना और मुश्किल रास्ता चुनना, दो व्यक्तित्व को हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से इस पार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे ख़त्म किए। आप सब ने अच्छे से समझ लिया होगा इस चैप्टर में क्या क्या है। तो इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इस वन शॉट रिवीजन के, तो वो अगर आपको देखने हैं तो आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम दिखेगा। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ वन शॉट रिवीजन आएगा। आप इसे क्लिक करिए, आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। आपकी क्लास है 12th। आप इसे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वन शॉट रिवीजन अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है आप उसको देख सकते हैं। सपोज आपका हिंदी में होने वाला है तो आप यहाँ पर हिंदी क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बुक्स आएंगी, बुक्स के बाद आपके चैप्टर्स आएंगे। तो अब जो भी चैप्टर आपका एग्जाम या टेस्ट में आ रहा है आपको वो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने चैप्टर का क्विक रिवीजन कीजिए, अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिए। हम यही चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना आए, इसीलिए हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेके आए कि फटाफट आपका प्रिपरेशन हो जाए। जैसे हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसी तरह हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो जो भी आपके पहचान में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको आप हमारे इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि जो है उनको अगर कोई परेशानी आ रही है पढ़ाई में तो वो यहाँ से अपने वीडियोस देख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, इसके नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाने वाला सारा कंटेंट टोटली अरेंज रहता है। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और दूसरे टॉपिक देखने के लिए आपको बहुत ही इधर से उधर खोजबीन करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं। टोटली अरेंज प्लेलिस्ट है, एक के बाद एक चैप्टर या एक के बाद एक टॉपिक टोटली अरेंज है। मतलब आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज है। तो आप इजीली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ विश्वास करते हैं कि आपको पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।